अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमें चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाली हूँ, मैग्नेटोस्टैटिक। और इससे पहले वाले जितने भी हमारे चैप्टर्स थे उनके अंदर हम लोगों ने चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के बारे में स्टडी किया था, और चार्जेस एट रेस्ट के बारे में एक्चुअली हमने स्टडी किया था। और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम मैग्नेटोस्टैटिक है। मतलब मैग्नेटोस्टैटिक जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि इसमें आपके पास स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड की जो है वो यहाँ पे बात होगी। तो सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम जब स्टार्ट करें तो हमारे पास लोरेंट्ज़ लॉ है। लोरेंट्ज़ फोर्स लॉ जो हमने पढ़ा हुआ है, जैसे हमने जब सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए, तो फिर हम लोगों ने उसे कूलम लॉ से स्टार्ट किया था। और जब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं तो ये हमारे पास मैग्नेटोस्टैटिक के लिए हम लोग जो है वो लोरेंट्ज़ फोर्स लॉ हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम बहुत अर्ली फिज़िक्स के अंदर पढ़ते हैं, जिसमें अगर आपके पास रिमेंबर द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स, वी हैव अ कलेक्शन ऑफ चार्जेस। अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हों और अगर हम फोर्स कैलकुलेट करना चाहें जो वो किसी टेस्ट चार्ज के ऊपर एक्सर्ट करें, जैसे यहाँ पे आपके पास बहुत सारे सोर्स चार्जेस हैं और वो किसी टेस्ट चार्ज कैपिटल Q के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करें, तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इट इज़ सफिशिएंट टू फाइंड द फोर्स ऑफ अ सिंगल सोर्स चार्ज। मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें ये कहता है कि अगर आप एक सोर्स चार्ज, मतलब बहुत सारे सोर्स चार्जेस हैं, तो अगर एक सोर्स चार्ज की वजह से भी आप फोर्स फाइंड कर लेते हैं तो जो टोटल है वो आपके पास क्या होता है, मतलब इंडिविजुअली आप अगर फाइंड करते हैं सिंगल सोर्स चार्ज की वजह से फोर्स, एंड देन फिर आप उसको वेक्टोरली उसका सम कर लेते हैं। The total is then the vector sum of all the individual forces. Up to now we have confined our attention to the simplest case, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, in which the charges at rest. इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्जेस एट रेस्ट पे हैं, दो द टेस्ट चार्ज नीड नॉट बी, मतलब टेस्ट चार्ज जो है उसके बारे में हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, लेकिन जिसकी वजह से हम फील्ड कैलकुलेट कर रहे होते हैं, फोर्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं, वो चार्जेस हमारे पास रेस्ट पे हैं। द टाइम हैज़ कम टू कंसीडर द फोर्सेज बिटवीन चार्जेस इन मोशन। तो अब मैग्नेटोस्टैटिक के अंदर हमारे पास जो चार्जेस हैं वो रेस्ट पे नहीं है, चार्जेस मोशन में, क्योंकि हमें जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट से बात पता है कि जब हमारे पास चार्जेस मूव कर रहे होते हैं तो उनके साथ एक मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होती है, तो तब ही हम लोग मैग्नेटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं अगर चार्जेस मूव करें। टू गिव यू सम सेंस ऑफ व्हाट इज़ इन स्टोर, इमेजिन एंड आई सेट अप द फॉलोइंग डिमॉन्स्ट्रेशन। दो डिमॉन्स्ट्रेशन इन्होंने, दो फिगर्स इन्होंने आपको बनाई के दिखाई हैं, जिसमें आपके पास फिगर ए में करंट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन रिपेल, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव कर रहे हैं तो हमारे पास वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं जैसे हमें पता है, और करंट सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को क्या करते हैं, वायर्स क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, तो टू वायर्स हैंग फ्रॉम द सीलिंग, दो वायर्स हैं जिनको हमने छत से लटकाया हुआ है, अ फ्यू सेंटीमीटर अपार्ट, और एक उन दोनों के दरमियान में तकरीबन कुछ सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस है। व्हेन आई टर्न ऑन अ करंट, जब उसमें से आप करंट गुजरना शुरू होता है तो सो डैट इट पासिस अप वन वायर एंड बैक डाउन द अदर, मतलब एक साइड से वो नीचे की तरफ जा रहा है करंट और एक साइड से वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब वायर्स एक दूसरे से एकदम से दूर चली जाती हैं तो मतलब उन्होंने एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर दिया, जैसे फिगर 5.2a में बताया गया है। ठीक है, और इसी तरह कह रहे हैं आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, वेल यू माइट सपोज दैट द बैटरी और वट एवर ड्राइव्स द करंट, मतलब बैटरी जिसकी वजह से करंट है या जो भी सोर्स ऑफ करंट है, इज़ एक्चुअली चार्जिंग अप द वायर, वो वायर को चार्ज करिए अगर हम एक ऐसे एक कॉन्सेप्ट बनाएं, एंड दैट द फोर्स इज सिंपली ड्यू टू द इलेक्ट्रिक पर्सन ऑफ लाइक चार्जेस। तो एक तो कॉन्सेप्ट ये वाला बन सकता है कि आपके पास बैटरी से जो है वो सोर्स है जो हमारे पास, तो बैटरी जो है वो पोटेंशियल प्रोवाइड करिए चार्जेस मूव करें, या बैटरी से आपके पास जो है वो वायर चार्ज अप हो रही है, तो वायर्स, दोनों वायर्स के ऊपर क्योंकि सेम चार्ज आ रहा है तो सेम चार्ज जो है वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इसलिए आपके पास ये वायर्स जो है वो एक दूसरे को रिपेल करिए, ये इलेक्ट्रिक रिपल्शन है लाइक चार्जेस की। लेकिन ये अगर लेट्स सपोज ये हम अगर एक बंदे को नहीं पता मैग्नेटिक फोर्स वाला कॉन्सेप्ट, तो अगर सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक तो नहीं सॉरी सिर्फ चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स होती है उसको कंसीडर करते हुए ये बात कहे कि हमारी जो वायर्स हैं बैटरी के साथ कनेक्टेड हैं और उनके ऊपर सेम चार्ज है, तो इसकी वजह से एक दूसरे को रिपेल करिए, तो वो इस तरह से एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन जो है वो इनकरेक्ट है। आई कुड होल्ड अप अ टेस्ट चार्ज नियर दिस वायर, और उसको चेक करने के लिए कि क्यों ये मेरी इलेक्ट्रिक चार्ज रिपल्शन वाली जो एक्सप्लेनेशन है वो गलत है, उसके लिए आप एक टेस्ट चार्ज को लेके
आप इन वायर्स के करीब लेके जाएं एंड देयर वुड बी नो फोर्स ऑन इट। तो अगर ऐसा होता कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से एक दूसरे को रिपेल कर रही होती, तो जब हम कोई टेस्ट चार्ज उसके पास लेके जाते हैं तो उस टेस्ट चार्ज को भी तो फोर्स एक्सपीरियंस करनी चाहिए थी और उस टेस्ट चार्ज पर भी फोर्स लगती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, टेस्ट चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वायर्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। अगर वो न्यूट्रल ना होती तो वो फोर्स लगाती ना टेस्ट चार्ज पे, तो अगर उन्होंने फोर्स नहीं लगाई टेस्ट चार्ज पे, इट्स मीन कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इट इज़ ट्रू दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग डाउन। तो ये तो हमें पता है, वैसे भी बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा कि ये तो हमें पता है कि जो है वो हम के इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर मूव कर भी रहे हैं, करंट है भी किसी वायर के अंदर, तो जितने स्टेशनरी चार्जेस होते हैं, प्लस चार्जेस जैसे अगर हम कह सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्शन हो रही है तो उतने ही मूविंग माइनस चार्जेस होते हैं किसी भी एक सेगमेंट ऑफ वायर के अंदर। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इसके ऊपर कोई करंट फ्लो करने की वजह से उसके ऊपर कोई नेट चार्ज आ जाता है। Moreover, I could hook up my demonstration so as to make the current flow up both wires. तो अगर हम लोग इस तरीके से कुछ सेटअप कर लें, जैसे फिगर 5.2b में लिखा है, जिसमें दोनों वायर्स के अंदर करंट सेम डायरेक्शन में है, तो ये जो है करंट जो है वो, ये दोनों वायर्स जो हैं सॉरी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है। इन्होंने इसमें इस तरह से कुछ सेटअप बनाया हुआ है कि दोनों वायर्स में जो है वो करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में आ रहा है। Whatever force accounts for attraction of parallel current and the repulsion of anti-parallel ones in not electrostatic in nature। मतलब जो भी फोर्स उनके बीच में है उसका खैर वटेवर जो भी रीज़न है, जो सेम करंट है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो अपोजिट हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो लेकिन इसका रीज़न इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, ठीक है। इट इज़ आवर फर्स्ट इनकाउंटर विद द मैग्नेटिक फोर्स। अब हमारा पहला इनकाउंटर होने जाना है मैग्नेटिक फोर्स के साथ। विद इज द स्टेशनरी चार्जेस प्रोड्यूस ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। जो स्टेशनरी चार्जेस होते हैं उसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं इन द स्पेस अराउंड इट। मूविंग चार्ज जनरेट्स इन एडिशन। मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करते हैं। इनफैक्ट मैग्नेटिक फील्ड्स आर अ लॉट ईजियर टू डिटेक्ट इन प्रैक्टिस। मतलब मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करना ज़्यादा आसान है। ऑल यू नीड इज़ अ बायस इक्विप्ड कंपस। मतलब एक कंपस की बस ज़रूरत होती है, इसके लिए आपको किसी टेस्ट चार्ज की भी ज़रूरत नहीं होती। वो कंपस अगर आप किसी करंट कैरिंग वायर के पास लेके जाते हैं तो ये आपके पास बॉय स्काउट कंपस, तो अगर आप ये किसी के पास लेके जाते हैं किसी करंट कैरिंग वायर के पास, तो वहाँ पे वो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर लेता है। How these devices work is irrelevant at the moment. It is enough to how that the needle points in the direction of the local magnetic field. वो कैसे काम करती है अभी हम उसको नहीं देख रहे कि बस कंपस किस तरह से काम करता है, लेकिन बस हमारे लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि वो जो उसकी नीडल होती है कंपस की, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेती है। ऑर्डिनरली दिस मीन नॉट इन रिस्पॉन्स टू द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑर्डिनरी दिस मीन्स और नॉट इन रिस्पॉन्स टू, मतलब एक अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसकी वजह से एक वीक सी मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसको वो डिटेक्ट कर लेता है। पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है तो अगर आप सिंपल अर्थ है किसी और करंट कैरिंग वायर या कोई भी ऐसी चीज़ मैग्नेटिक चीज़ के पास आप उसे नहीं लेके गए, तो फिर तो वो नॉर्थ की डायरेक्शन में ही पॉइंट कर रही होती है नॉर्मली। लेकिन लेबॉर्ट्री के अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स में भी 100 ऑफ टाइम स्ट्रॉन्गर दैन दैट। लेबॉर्ट्री के अंदर जहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली अर्थ के अलावा भी और भी सोर्सेज हैं मैग्नेटिक फील्ड के, और जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो उसमें जो नीडल इंडिकेट कर रही होगी वो उसी की कर रही होगी एक्सपेरिमेंट की जिसकी हम करना चाह रहे हैं। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वो लेबॉर्ट्री के अंदर भी आपको अर्थ की ही बता रही, क्योंकि अगर कोई ऐसी मैग्नेटिक चीज़ नहीं है तो फिर तो वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट कर रही होती है। लेकिन अगर ऐसी कोई मैग्नेटिक चीज़ है लेबॉर्ट्री के अंदर जो किसी मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी स्ट्रॉन्गर है, तो ऑब्वियसली फिर वो उसकी डायरेक्शन में पॉइंट करती है बजाय अर्थ की। Now if you hold up a tiny compass in the vicinity of the current carrying wire, तो अगर आप करंट कैरिंग वायर के करीब एक कंपस लेके जाएं, you quickly discover a very peculiar thing. The field does not point toward the wire nor away from it, but rather is circular. तो आप एक चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे कि ना फील्ड जो है वो मतलब करंट की डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, ना अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, बल्कि सर्कुलर डायरेक्शन में वो नीडल जो है वो मूव करना शुरू हो जाती है। मतलब इन सेंस ऐसे नहीं कि वो घूमना शुरू हो जाती है, बल्कि आप ज़रा से उसको वायर के करीब डिफरेंट पॉइंट्स पे जो है वो जब उसे रखते हैं तो आप उसकी नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को पॉइंट करते जाएं तो एक सर्कल सा बनता है। इनफैक्ट इफ यू ग्रैब द वायर विद योर
राइट हैंड, अगर आप वायर को राइट हैंड के साथ करें, जो थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट में हो, तो जो आपके फिंगर हैं, कर्ल ऑफ द फिंगर अराउंड द वायर, वो आपके पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, जैसे फिगर 5.3 में शो किया हुआ है। हाउ कैन सच अ फील्ड लीड टू अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन अ नियर बाई पैरेलल करंट। तो कैसे ये फील्ड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि आपके पास अगर इसके साथ एक पैरेलल करंट रख लिया जाए, वायर रख लिया जाए जिसमें सेम डायरेक्शन में करंट है, तो उस पर फोर्स लगाएगा। तो आप देख रहे हैं इन्होंने फिगर 5.4 ड्रॉ की हुई है जिसमें 2 वायर्स हैं जिनके में करंट की डायरेक्शन सेम है। तो आप इनको दोनों में अगर आप देखें, वायर 1 में देखें तो दोनों वायर्स के बीच वाली जो जगह है उसमें हम देख रहे हैं अभी फ़िलहाल वायर 1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसकी डायरेक्शन आप राइट हैंड से निकाल लें, वायर को हाथ में रखें, थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में रखें, कर्ल ऑफ द फिंगर जो है वो वायर 1 की वजह से इनटू द पेज होंगे। यहाँ पे अगर आप देखें, एक मिनट, सॉरी, तो इस वाली जगह पे इसकी वजह से यूँ होगी, ठीक है, और इसकी वजह से यूँ आउटवर्ड होगी, ठीक है। तो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स सॉरी एज द सेकंड वायर द मैग्नेटिक पॉइंट इनटू द पेज, हाँ सेकंड वायर की वजह से पॉइंट इनटू द पेज द वेलोसिटी ऑफ चार्जेस इज अपवर्ड, था बेसिकली वायर 1 की वजह से पॉइंट इनटू द पेज होगी बिटवीन द वायर, ठीक है, और जो सेकंड वायर है उसकी वजह से आउट ऑफ द वायर। तो आपके पास दोनों जो है, हाँ ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ द चार्जेस इज अपवर्ड एंड येट द रिजल्टिंग फोर्स इज टू द लेफ्ट। एक तो खैर आपके पास, हाँ ओके, एक तो खैर ये तरीका है जो मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड के दोनों की डायरेक्शंस बताई थी, इससे आप एक लेमैन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें दोनों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। अगर बीच में दोनों की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो जाती तो वो एक दूसरे को रिपेल करती। लेकिन एक इसका और कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास जो है, एक मिनट, फोर्स आप देख लें एट द सेकेंड वायर फर्स्ट वायर की वजह से एट द सेकेंड वायर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द पेज पॉइंट कर रही है, ठीक है। तो बाय फ्लेमिंग हैव लेफ्ट हैंड रूल, तो आपने जो है वो मिडिल फिंगर को जो है वो वेलोसिटी जहाँ पे डायरेक्ट करी है, मतलब करंट की डायरेक्शन है उसमें आपने रखा, ठीक है ना। एफ आपको होता है V क्रॉस B के बराबर होता है, तो एफ V और B जो है वो एक दूसरे के सारे परपेंडिकुलर होते हैं। तो आप V क्रॉस B कर ले, B की डायरेक्शन जो है वो इनटू द पेज है फॉर द सेकंड वायर ड्यू टू द फर्स्ट वायर, तो V क्रॉस B कर ले। आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप वो सिंपल V क्रॉस B भी कर सकते हैं कि अपनी फिंगर्स को जो है वो V की तरफ रखें और उसको फिर B की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ टर्न करें, तो आपको पता चल जाएगा कि थंब जो है ना वो आपका फोर्स की डायरेक्शन में होगा और वो ऑब्वियसली टुवर्ड्स द वायर 1 है, ठीक है। तो सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट से भी आप इसकी निकाल सकते हैं। तो फोर्स जो है टू द लेफ्ट है, तो इसी तरह आप सेकंड वायर की वजह से फर्स्ट वायर के ऊपर फोर्स निकाल लें तो वो टू द राइट होगी। तो आई विल इस लॉ को अंदर आगे इंट्रोड्यूस कर। वैसे तो ये फ्लेम आपने पढ़े हुए हैं ये वाले कॉन्सेप्ट्स, तो आई विल डू दिस लॉ इन द नेक्स्ट सेक्शन लेटर ऑन सेक्शन 5.2 फिर रिटर्न टू व्हाट इज़ लॉजिकली द प्रायर क्वेश्चन। मतलब ये तो हमने फोर्सेस को की डायरेक्शन से हमने बता दिया, इसके अलावा कॉन्सेप्चुअली भी ये क्यों हो रहा है उसका भी रीज़न आपको बता देंगे। हाउ डू यू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ द फर्स्ट वायर की वजह से भी ऐसे ही कैलकुलेट होगी। आप फर्स्ट वायर के ऊपर जो सेकंड वायर है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउट ऑफ द पेज है, तो उसकी वजह से जो फोर्स लगेगी V क्रॉस B जब आप लेंगे तो वो टुवर्ड्स द सेकंड वायर होगी। सेकेंडली आपके पास है मैग्नेटिक फोर्सेस। It may have occurred to you that the combination of direction and figure 5 is just right for a cross product, ठीक है। मतलब जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बताया, कॉन्सेप्ट बताया कि फिगर 5.4 में कि आपके पास जो क्रॉस प्रोडक्ट, मैंने आपको जैसे कहा कि आप V क्रॉस B लेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी। तो इन्होंने आपको एक बात बताई कि आपके पास आपके साथ कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि अगर आपके पास कहीं भी आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो आपके पास आपको बहुत सी लग रहा होगा कि ये भी डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर हो सकती है, ये डायरेक्शन भी इसके परपेंडिकुलर हो सकती है, ठीक है। तो इनफैक्ट द मैग्नेटिक फोर्स इन द चार्ज q मूविंग विद वेलोसिटी v इन द मैग्नेटिक फील्ड इज दिस। जैसे आपको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स एक चार्ज के ऊपर जो कि वेलोसिटी v से मूव कर रहा हो इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो आपके पास क्या होता है फिजिकल टू V क्रॉस B, दिस इज नोन एज लॉरेंस फोर्स लॉ।
और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स B मौजूद हो तो आपके पास जो टोटल चार्ज जो फोर्स हो जाएगी चार्ज के ऊपर वो QE + QV क्रॉस B हो जाएगी। I do not pretend to have derived equation 5.1. Of course, it is a fundamental axiom of the theory whose justification to be fine experiment such as the one I described in section 5.1.1. तो लाइक ये वैसे भी आप लोग पहले स्टार्ट में बहुत ज़्यादा जब सेकेंड ईयर में आप मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसके अंदर आपने देख लिया कि ये चीज़ें फोर मैग्नेटिक फोर्स के इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। और मेन जब फ्रॉम नाउ इज टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड B एंड द फॉर द मैटर दैट मैटर द इलेक्ट्रिक फोर्स E एज वेल। मतलब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। फॉर द रूल्स आर मोर कॉम्प्लिकेटेड व्हेन द सोर्स चार्जेस आर इन मोशन, क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास चार्जेस रेस्ट पे नहीं है, वो मूव कर रहे हैं। बिफोर वी प्रोसीड, इट इज़ वर्थवाइल टू टेक अ क्लोजर लुक एट द लॉरेंस फोर्स लॉ इटसेल्फ। इट इज़ अ पेक्युलियर लॉ एंड इट लीड्स टू सम ट्रूली बिजार ट्रैजेक्टरीज। सबसे पहले ओके, since f and v are vector, B is basically a pseudo vector. ओके, एग्जाम्पल 5.1 है जिसके अंदर आपके पास आर्कीटाइपिकल मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ये आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, अगर आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप रखें जहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फोर्स जो है वो प्रोवाइड कर रही है सेंटीमीटर फोर्स, तो आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पॉइंट कर रही है इनटू द पेज। अगर चार्ज पार्टिकल काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है विद स्पीड v एंड जो रेडियस है जिसमें मूव कर रहा है वो r है और मैग्नेटिक फोर्स इनटू द पेज पॉइंट कर रही है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा f की, क्योंकि तीनों चीज़ें परपेंडिकुलर हैं, QE क्रॉस B होता है, तो अगर दोनों चीज़ें परपेंडिकुलर हैं V और B, तो आपके पास सिंपल QVB हो जाएगा मैग्नीट्यूड, और वो सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं v²/r, तो यहाँ से आपके पास v से कैंसिल हो जाएगा और r को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं, राइट हैंड साइड पे mv रह जाएगा जो कि p के बराबर है, और m मास ऑफ द पार्टिकल है, p = mv इज इट्स मोमेंटम। इस इक्वेशन को हम कहते हैं साइक्लोट्रॉन फार्मूला, बिकॉज ड्राइव द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ साइक्लोट्रॉन, क्योंकि ये साइक्लोट्रॉन मोशन है, इसके अंदर पार्टिकल की मोशन को स्टडी करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसको साइक्लोट्रॉन फार्मूला कहते हैं। द फर्स्ट ऑफ द मॉडर्न पार्टिकल एक्सेलरेटर, क्योंकि ये मॉडर्न पार्टिकल एक्सेलरेटर के अंदर ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। इट ऑल्सो सजेस्ट द सिंपलेस्ट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक फॉर फाइंडिंग द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। इससे आप मोमेंटम ऑफ पार्टिकल भी फाइंड कर सकते हैं। सेंड इट थ्रू अ रीजन ऑफ नॉन मैग्नेटिक फील्ड। किस तरीके से? मैग्नेटिक फील्ड QBr है ना, चार्ज का पड़ता हो पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक है, और असल में जिस भी जगह पे ये मूव कर रहा होता है चार्ज पार्टिकल, फिर उस रीजन को हम ऐसे गैस से फिल कर देते हैं, जिसमें जहाँ पर जाके चार्ज पार्टिकल जब गैस के पार्टिकल के साथ टकराता है तो वो वहाँ पे फ्लोरेसेंस होती है, मतलब एक्साइटेशन होती है, जिसकी वजह से कुछ सर्टेन टाइप ऑफ लाइट इमिट होती है, जिससे वो पाथ एलिमिनेट हो जाता है समटाइम्स, जिससे हमें रेडियस पता चल जाता है। इसका काफ़ी वेरियस मेथड है जिसकी वजह से हम वो रेडियस फाइंड कर सकते हैं जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। दिस इज इन फैक्ट द स्टैंडर्ड मीन्स फॉर डिटर्मिनिंग द मोमेंटम ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल। इंसिडेंटली अज्यूम दैट द चार्ज इज मूव इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर लेट्स सपोज आपके पास चार्ज जो है वो इस एक प्लेन में मूव कर रहा है, जो कि जैसे एज्यूम दैट द चार्ज मूव इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो प्लेन है उसके अंदर जो है वो चार्ज मूव कर रहा है। इफ़ इट स्टार्ट आउट विद सम एडिशनल वेलोसिटी v पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर लेट्स सपोज मिसाल के तौर पे पहले तो हमने ये सपोज किया था ना कि हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली बिल्कुल मूव कर रहा है। अगर आपके पास अब चार्ज पार्टिकल बिल्कुल एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं है मैग्नेटिक फील्ड के, बल्कि उसका एक कंपोनेंट जो है वो लेट्स सपोज परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के और एक कंपोनेंट जो है वो पैरेलल है, तो जो पैरेलल कंपोनेंट है मैग्नेटिक उसकी वेलोसिटी का, उसके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से वो सर्कल में मूव करता रहेगा, लेकिन जो पैरेलल कंपोनेंट है उसकी वजह से वो पैरेलल डायरेक्शन में भी मूव कर रहा होगा, मतलब वो पैरेलल भी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल भी मूव कर रहा होगा और सर्कल में भी साथ साथ मूव कर रहा होगा, जैसे स्प्रिंग टाइप होता है जिसे हम हेलिक्स कहते हैं, जैसे फिगर 5.6 में शो किया है। इस केस में भी रेडियस आप इसी से फाइंड करेंगे 5.3 से ही, लेकिन इसमें वेलोसिटी जो होगी ना फिर वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा, टोटल वेलोसिटी नहीं होगी, क्योंकि ऑब्वियसली अब सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी की वजह से वो सर्कल में मूव कर रहा है और होल वेलोसिटी की वजह से नहीं कर रहा, ठीक है, तो हाँ v परपेंडिकुलर आ जाएगा। साइक्लॉइड मोशन है,
ये डिफरेंट चीज़ें देखना है कि किस किस तरीके से पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है। देखें यहाँ पे जैसे लाइन में बताया भी हुआ है ना, इट इज़ वर्थवाइल टू टेक अ क्लोजर लुक एट द लोरेस्ट फोर्स लाइट साइड स्पेक्युलर लाइट लीड टू सम रियली बिजार पार्टिकल ट्रेजेक्टरीज। मतलब इस फोर्स लॉ जो है ना डिफरेंट तरह की ट्रेजेक्टरीज जो है ना पार्टिकल फॉलो करता है इसकी वजह से। लेट्स सपोज मिसाल के तौर पर मोर एक्सोटिक ट्रेजेक्टरी अकर इफ इंक्लूड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अ राइट एंगल टू द मैग्नेटिक वन। कि मतलब एक तो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, अगर हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंट्रोड्यूस कर दें एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो सपोज जो है ना बी जो है वो एक्स डायरेक्शन में है और ई जेड डायरेक्शन में है और पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे है, ठीक है। तो पहले जो अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो ऑब्वियसली उस पर मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगी नहीं, पहले तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स ही लगेगी। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो उसको अपनी डायरेक्शन में मूव कराएगी, मतलब जेड डायरेक्शन में मूव कराएगी। जो ही पार्टिकल स्पीड पिक करेगा तो वो मूव करना शुरू हो गया तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी। तो मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर इस तरीके से एक्ट करेगी, आप उसको देख लें कि वो पार्टिकल जो है वो जेड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है। तो आप वी क्रॉस बी ले लें, मतलब जेड क्रॉस एक्स अगर आप लेंगे तो वो आपके पास वाई आ जाएगा, मतलब वो पार्टिकल को वाई डायरेक्शन में मूव कराएगा, ठीक है, कराने की कोशिश करेगा। तो जितना ज़्यादा फास्टर वो जेड डायरेक्शन में जा रहा होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स लगेगी उस पर, और अब वो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो पार्टिकल को वाई एक्सिस की तरफ मूव कराने लगेगी। तो जब यूँ पार्टिकल जो है वो अगेंस्ट दी इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो मूव करने लगेगा तो ऑब्वियसली वो स्लो डाउन, क्योंकि अपोजिंग फोर्स तो उस पर लग रही है, उसकी वजह से वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा। और उसके जब वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स भी उस पर डिक्रीज़ करती रहेगी, और क्या होगा, द इलेक्ट्रिक फोर्स टेक्स ओवर ब्रिंगिंग चार्ज टू रेस्ट। और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि आपके पास चार्ज जो है वो रेस्ट पे आ जाएगा, एक पॉइंट ए पे ऊपर आ गया। फिर उसके बाद दोबारा से उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, दोबारा से वो अपवर्ड मूव करेगा, फिर दोबारा से मैग्नेटिक फोर्स उसको वाई डायरेक्शन में मूव कराएगी। जब वो वाई डायरेक्शन में उसे मूव करा रही होगी तो मैग्नेटिक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तो पार्टिकल जो है वो उसको के ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लगेगी जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा और एक पॉइंट आएगा जिसके ऊपर वो स्टॉप कर जाएगा। तो इट्स मीन कि द ट्रांस प्रोसेस कमेंसेस न्यू कैरिंग द पार्टिकल ओवर टू पॉइंट बी एंड सो ऑन, पहले ए फिर बी एंड सी एंड सो ऑन आगे मूव करता रहेगा। Let's do is quantify the force जो है there being no force in the x direction, the position of the particle any time the vector this the velocity therefore this। अच्छा, अब x डायरेक्शन में एग्जैक्टली तो कोई भी फोर्स नहीं लग रही, वेलोसिटी फॉर पार्टिकल या तो z डायरेक्शन में मूव कर रहा है या y डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, x वाला 0 हो जाएगा, एक y का हो जाएगा और एक z का हो जाएगा। तो आपके पास b जो है वो तो z डायरेक्शन में है, तो आप जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे सॉरी एक्स डायरेक्शन में है तो बी का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, बाकी दोनों जीरो हो जाएंगे, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट जीरो होगा और दोनों बाकी होंगे। क्रॉस प्रोडक्ट लिया न्यूटन्स का सेकंड लॉ में, एफ इजिकल टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी में सेकंड लॉ के मुताबिक एफ इजिकल टू एम ए के बराबर होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर आप एम ए ले लें, ई जो है वो आपके पास वो ले लें वी क्रॉस बी, ई जो है वो जेड डायरेक्शन में है तो ई जेड हेड आ जाएगा, वी क्रॉस बी जो आपने फाइंड किया वो पुट कर लें और एम ए के बराबर हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से आप जो है वो ए की वैल्यू जो है वो आप पुट कर लें, एक्स वही जो आपने वेलोसिटी फाइंड की है उसी वेलोसिटी को आप डबल डेरिवेटिव ले लेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा वाई डबल डॉट जेड डबल डॉट। तो अब आपके पास कंपेयर करके दोनों से एक्स जेड और वाई कंपोनेंट्स हो रही है, एक्स कंपोनेंट्स तो दोनों साइड पे एक्स हैट वाले, ओके तो हमारे पास क्या है कि यहाँ से आपने वाई हैट और जेड हैट वाले कंपोनेंट्स को कंपेयर कर लेना है दोनों साइड से, तो आपके पास जो है वाई हैट और जेड हैट वाले कंपोनेंट कंपेयर करने से आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, ठीक है। तो दो इक्वेशंस से आपने ओके ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई। अच्छा, यहाँ पे अब आपके लिए आसानी के लिए इन्होंने एक चीज़ लेट कर ली कि जैसे आपके पास जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसमें अगर आप m को डिनोमिनेटर में ले आएँ, मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएँ, तो क्यू बी ओवर m जो है ना इसको उन्होंने ओमेगा के बराबर डिफाइन कर लिया है। इन्होंने कहा ये बेसिकली आपके पास साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है, इसको इस तरह सेलेक्ट करने का एक मकसद है, ये वो फ्रीक्वेंसी है एट विच द पार्टिकल वुड रिवॉल्व इन द एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये वो फ्रीक्वेंसी अगर इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती तो एट विच द पार्टिकल वुड रिवॉल्व इन द एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक्स जो है वो इस फ्रीक्वेंसी से वो रिवॉल्व कर रहा होता अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद ना होती। तो अब ओमेगा के फॉर्म में आपने इक्वेशन को लिख दिया, ठीक है, वाई डबल डॉट जेड डबल डॉट आपके पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस बन गई। अब ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं
ये आपके पास कपल्ड इक्वेशन है, ऑब्वियसली y के साथ z आ रहा है और z के साथ y आ रहा है। अ कपल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन दे आर इजीली सॉल्व बाय डिफरेंशिएटिंग द फर्स्ट एंड यूजिंग द सेकंड टू एलिमिनेट z डबल डॉट। मतलब आपके पास जो है बेसिकली आपके पास पहली इक्वेशन का आप दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे और फिर उसके बाद उसमें z डबल डॉट आ जाएगा, फिर उस z डबल डॉट की जगह आप ये वैल्यू दूसरी वाली इक्वेशन पुट करेंगे। तो आपके पास फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे और सेकंड को यूज़ करके एलिमिनेट कर देंगे z डबल डॉट। तो बेसिकली y जो है वो ट्रिपल डॉट मतलब थर्ड ऑर्डर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो y के ऑब्वियसली उस हिसाब से आपके पास 3 सॉल्यूशंस आ जाएंगे और साथ एक कांस्टेंट आ जाएगा। और फिर उसके बाद आप जो है फिर z सॉल्व करेंगे तो z जो है ना वहाँ से उसके 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे और साथ एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये जनरल सॉल्यूशंस हैं, ये आपको पता होना चाहिए कपल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। अब आपके पास ये 2 इक्वेशंस आ गई, इनके भी कांस्टेंट है। हमें इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस को यूज़ करके हम ये कांस्टेंट्स जो है वो फाइंड करेंगे। अब पार्टिकल क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स तो ज़ीरो हैं और उसकी पोजीशन भी ओरिजिन पे है, ज़ीरो है। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन को आप यूज़ करें कि जिसमें आप टाइम t इक्वल टू 0 पे उसका y 0 है, z भी 0 है और उसके हिसाब से आपने C3 पहले तो आप एक ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे कांस्टेंट्स हैं, इसमें आपके पास 4 कांस्टेंट हैं टोटल। तो आपके पास टोटल आपके पास बाउंड्री कंडीशंस जो है वो इस तरीके से आप पुट करेंगे। आप पहले तो आप ये पुट करेंगे टाइम t इक्वल टू 0 के ऊपर z 0 है, y 0 है, तो वहाँ से 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। फिर उसके बाद आप पुट करेंगे टाइम t इक्वल टू 0 के ऊपर y डॉट z डॉट मतलब डेरिवेटिव लेके इनका और उनको फिर इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो फिर आप वहाँ से 4 कॉन्स्टेंट्स आपके पास आ जाएंगे, उनकी वैल्यूज़ आप पुट करेंगे तो y और z आ जाएगा। तो अब आपके पास क्या है, इन्होंने एक और चीज़ डिफ़ाइन की है r, ठीक है, वो e ओवर ओमेगा b जो है उसको r दे दिया, एक डिफ़ाइन कर लिया r, एलिमिनेटिंग द साइन एंड कोसाइन बाय एक्सपोनेंट। और उसके बाद आपने क्या किया कि दोनों साइड्स पे स्क्वेयरिंग करके उनको इस तरीके से ऐड किया कि आपके पास साइन और ओमेगा वाली टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाए ना, साइन स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर वाली। या फिर आप इस तरीके से इसे सॉल्व करें कि साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी एक साइड पे रहने दें और बाकी सारी टर्म्स को एक साइड पे ले आए और फिर उनका स्क्वेयरिंग करके उन्हें ऐड करें तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 हो जाएगा। फिर बाकी आपके पास इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। तो इस तरह की फॉर्म में इसको लिखने का मकसद ये था, इस तरह की फॉर्म में लाने का, कि अगर आप देखें तो ये आपके पास फार्मूला फॉर अ सर्कल बना है जिसमें आर जो है वो रेडियस है और उसका जो सेंटर है, क्योंकि आपको पता है नॉर्मली आपके पास जो फार्मूला होता है सर्कल का वो होता है x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी स्क्वायर, जिसमें ए बी सी जो होते हैं वो आपके पास कोऑर्डिनेट होते हैं सेंटर के। तो यहाँ पे x वाला कंपोनेंट नहीं है तो इसमें इनके वो वाला तो 0 हो गया और y का जो है सेंटर का जो y कोऑर्डिनेट है वो r ओमेगा टी हो जाएगा और सेंटर का जो z कंपोनेंट z का है वो कंपोनेंट वो r हो जाएगा। तो ये सेंटर है सर्कल का और जिसका रेडियस जो है वो r है और इस सर्कल में पार्टिकल मूव कर रहा है, ट्रैवल्स इन द y डायरेक्शन एट कांस्टेंट स्पीड, और y डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसकी स्पीड जो है वो आपके पास स्पीड जो है वो आपके पास कांस्टेंट है, v जो है वो ओमेगा r होता है, ठीक है। तो आपके पास r जो है उसकी वैल्यू को पुट कर लिया तो v इज इक्वल टू e बाई वी। तो अब बेसिकली आपके पास यहाँ पे क्या आपको पता चल रहा है, द पार्टिकल मूव एज दो इट वर अ स्पॉट ऑन द रिम ऑफ अ व्हील। पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा होगा जिस तरीके से आपके पास एक व्हील है उसके रिम के ऊपर एक स्पॉट है। अब अगर आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, रोलिंग डाउन द वाई एक्सिस एट स्पीड v, कि वो आपके पास वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो रोल डाउन कर रहा है। देखिए आप टायर को इमेजिन करें, ये जो आपके पास सिचुएशन है इसमें आप पार्टिकल को सपोज करें कि आपके पास ये एक टायर के रिम के ऊपर है, एक स्पॉट के है, उसको आप देख रहे हैं और टायर जो है वो वाई डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, ठीक है, एक किसी सर्टेन स्पीड के साथ एट स्पीड वाई। द कर्व जनरेट इन दिस वे इज कॉल्ड साइक्लॉइड। जो कर्व बनेगी उस पार्टिकल की वो आपके पास साइक्लॉइड कहलाएगी। तो नोटिस दैट द ओवरऑल मोशन इज़ नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ ई एज यू माइट सपोज बट परपेंडिकुलर टू इट। तो उसकी जो ओवरऑल मोशन है वो आपके पास ना एग्जैक्टली ई डायरेक्शन में भी नहीं है, बल्कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो मूव किस डायरेक्शन में कर रहा है, वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जाता है एंड देन वो नॉर्मली ज़्यादा वो किस तरफ मूव कर रहा है, वो वाई डायरेक्शन की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि ये जो हमने साइक्लॉइड मोशन हमने देखी है जिसके अंदर हमारे पास जो है वो पार्टिकल इस तरीके से
मूव कर रहा है और ये आपके पास उसका जो हमने सारी इक्वेशन ऑफ सर्कल उसके लिए डिराइव की है, जिसमें वो सर्कल ऑफ रेडियस आर के अंदर मूव कर रहा है और ये रेडियस आर जो है वो किस ई और बी पे डिपेंड कर रहा है और ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है, जो कि उसकी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो द पार्टिकल मूव एज दो इट वर ऑन स्पॉट ऑन अ rim of a wheel rolling down the y-axis at speed v. The curve generated in this phase called a cycloid. Notice that they were on motion not in the eve as you might suppose but perpendicular to it. तो our feature of magnetic force law 5.1 warrants special attention. Magnetic force do no work. ठीक है, for if q moves an amount, अगर आपके पास जो q है वो कोई अमाउंट dl मूव कर रहा है, d इज इक्वल टू वी डी टी। ठीक है, v स्पीड है, dt टाइम है, dl वो डिस्टेंस है जो उसने मूव किया है। तो वर्क जो है वो w मैग्नेटिक इज इक्वल टू f मैग्नेटिक डॉट dl। f मैग्नेटिक को dl के साथ आप उसका डॉट ले लें तो आपके पास ये देखें ऑब्वियसली आपके पास v डॉट v क्रॉस v तो ज़ीरो हो जाएगा। आपको पता है कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम हो जाएं तो वो ज़ीरो हो जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो जो v क्रॉस p है वो परपेंडिकुलर v होगा। तो एक तो तरीका ये है ऑब्वियसली, अगर v जो है वो ए v क्रॉस p के परपेंडिकुलर के साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो है तो इट्स मीन के v डॉट प्रोडक्ट सॉरी ज़ीरो है। तो ऑब्वियसली जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है इट्स मीन के वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो मैग्नेटिक फोर्स में ऑल्टर द डायरेक्शन विच अ पार्टिकल मूव्स, मतलब बेसिकली आपके पास डी मैग्नेटिक डी डब्ल्यू मैग्नेटिक जो है वो यहाँ पे क्या आ गया, ज़ीरो हो गया। मैग्नेटिक फोर्स में ऑल्टर द डायरेक्शन विच अ पार्टिकल मूव, मतलब मैग्नेटिक फोर्स का क्या काम होता है, अगर पार्टिकल एक डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है, बट दे कैन नॉट स्पीड इट अप और स्लो इट डाउन, लेकिन वो उसको स्पीड अप नहीं कर सकता और ना ही वो स्लो डाउन कर सकता है। मतलब उस पर वर्क नहीं करता। द फैक्ट दैट मैग्नेटिक फोर्स डू नॉट वर्क इज एन एलिमेंटरी डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लोरेंट्ज़ फोर्स लॉ, बट देयर आर मैनी सिचुएशन विच इट अपीयर्स सो मैनिफेस्टली फॉल्स दैट वंस कॉन्फिडेंस इज बाउंड टू वेवर। मतलब ये कि आपके पास नॉर्मली जो हमें ये पता है कि आपके पास जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सिर्फ पार्टिकल के पाथ की डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। अगर पार्टिकल किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन को चेंज करती है, लेकिन उसे स्पीड अप या स्लो डाउन नहीं करती। लेकिन और ये वाला जो फैक्ट है कि मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क नहीं करता, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसी को मद्देनज़र रखते हुए आपके पास लॉरेंट्ज़ फोर्स लॉ जो है वो अपीयर हुआ था। लेकिन बहुत सी सिचुएशन ऐसी होती हैं कि जहाँ पे हमें ऐसे लग रहा होता है कि मैग्नेटिक फोर्स वर्क कर रही है और हमारा जो कॉन्फिडेंस है ओवर इस बात के ऊपर कि जो मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करती, वो वीक होना शुरू हो जाता है। व्हेन अ मैग्नेटिक क्रेन लिफ्ट द car cost of a junked car for instance something is obviously doing work। अब एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको कि आपके पास एक मैग्नेटिक क्रेन होता है, ठीक है, जो आपके पास एक कार को लिफ्ट कर देता है। ठीक है, अगर आपके पास एक ख़राब कार है तो उसकी जो बॉडी है उसको लिफ्ट कर देता है। ठीक है, तो फिर हम वो अगर वहाँ पे वो उसको लिफ्ट कर रहा है तो इट्स मीन का कोई काम कर रही है, मैग्नेटिक फोर्स वहाँ पे काम कर रही है। तो इट्स सेम प्रिजर्व टू डिनाई, तो मतलब हमें ये कहते हुए बड़ा होता है कि यार ये कैसे हम कह दें कि जी मैग्नेटिक फोर्स कोई काम नहीं कर रही है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वेल प्रिजर्व परवर्स और नॉट deny it we must, and it can be a very subtle matter figure out what agency does work the criteria in which circumstance will drive several examples along। तो मतलब ये कि वो आपको आगे बता रहे हैं कि आगे हम आपको बताएंगे कि ऐसे केसेस भी होंगे जिनके अंदर आपके पास जो है वो आपको बज़ाहिर यही लग रहा होगा कि मैग्नेटिक फोर्स काम कर रही है, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे जो है वो कुछ और चीज़ होगी जो काम कर रही होगी और अपीयर ऐसा हो रहा होगा कि वो मैग्नेटिक फोर्स है जो काम कर रही है। ठीक है, ओके, करंट्स के बारे में हम देख लेते हैं क्योंकि ऑब्वियसली करंट्स हमने स्टडी करने हैं इसके अंदर। जैसे हमें करंट का पता है, द चार्ज पर यूनिट एरिया पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, बाय डेफिनेशन नेगेटिव चार्ज इज मूविंग टू द लेफ्ट काउंट द सेम एज पॉजिटिव टू द राइट। मैं जब इसे रीड करूँ कि मुझे लग रहा है इसमें कोई नई चीज़ है। This conveniently reflects the physical fact that almost all phenomena involving moving charges depend on the product of the charges and the velocity. If you change the sign of q and v, you get the same answer. So it does not matter which you have. The Lorentz force law is a case in point. The Hall effect problem 5.9 is a notorious exception. हॉल इफेक्ट के लिए आपने प्रॉब्लम 5.39 में लाजमी आपको कहूँगी देखें, हॉल इफेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। In practice, it is ordinarily the negative charge electron that do the moving in the opposite direction, the opposite current. So, with the petty complication this entails, I shall often pretend it's the positive charge that moves, as in fact everyone assumed by the
मतलब यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि बाय कन्वेंशन हम यही सपोज करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज ही मूव कर रहा है। तो आई शैल ऑफन प्रिटेंड इट्स द पॉजिटिव चार्ज दैट मूव एज इन फैक्ट एवरीवन एज्यूम दैट डिड फॉर अ सेंचुरी और सो आफ्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन established his unfortunate convention. If we call the electron plus and the proton minus, the problem would never arise. In the context of Franklin experiment with cat's fur and glass rod, the choice was completely arbitrary. मतलब जब स्टार्ट में ये करंट का कॉन्सेप्ट लाया गया था तो तब उसमें जो करंट है उसको उन्होंने कहा था कि वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, तो बस एक कन्वेंशन है और उसी को यूज़ किया जा रहा है। Current is measured in coulombs per second or amperes. 1 ampere is equal to 1 over coulomb per second. A line charge lambda traveling down a wire at speed v constitutes a current. मतलब I is equal to lambda v। ये मैंने आपको बताया कि lambda जो है वो आपके पास क्या है, लाइन चार्ज डेंसिटी। v से अगर आप स्पीड से आप मल्टीप्लाई कर दें करंट की तो आपके पास करंट आ जाता है। बिकॉज अ सेगमेंट ऑफ लेंथ v डेल्टा टी कैरिंग लैम्डा v डेल्टा टी। ओके, तो आपके पास लाइन सेगमेंट है जिसके लेंथ जो है v डेल्टा टी है, और करंट जो है वो आपके पास किधर से आ जाएगा, मतलब करंट जो है वो बेसिकली लैम्डा v है, तो अगर आप उसे टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपको चार्ज दे देगा। तो पासिंग थ्रू पॉइंट p इन द टाइम इंटरवल डेल्टा टी करंट इज़ एक्चुअली अ वेक्टर I इज इक्वल टू लैम्डा v। सो द पाथ, अब यहाँ पे आपके पास सिंपल फिगर है जिसके अंदर चार्जेस मूव कर रहे हैं। लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, स्पीड v है, टाइम डेल्टा t है, जिसके अंदर इतने चार्जेस जो है वो पर्टिकुलर पॉइंट को क्रॉस करें। Since the path of the flow is indicated by the shape of the wire, most people don't bother to display the vectorial character of I explicitly, but when it comes to surface and volume current, we cannot afford to be so कैजुअल। मतलब नॉर्मली करंट को एज अ वेक्टर लेके कंसीडर नहीं किया जाता, लेकिन अगर हम सरफेस या वॉल्यूम करंट्स की बात करें तो वहाँ पे फिर हमें डायरेक्शंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फॉर द सेक ऑफ नेशनल कंसिस्टेंसी it is a good idea to acknowledge this right from the start. A neutral wire of course contains as many stationary positive charges as mobile negative charges. The former do not contribute to the current. The charge density lambda in equation 5.13 ठीक है refers only to the moving charges in the situation unusual situation of both टाइप मूव। मतलब वैसे हमारे पास ये जो इक्वेशन 5.3 है इसे पूर्ण चार्जेस के लिए लैम्डा, मतलब ऑब्वियसली वायर के अंदर तो पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, दोनों तरह के चार्जेस मौजूद होते हैं, लेकिन हम ये जो लैम्डा ले रहे हैं 5.13 में, ये सिर्फ हम मोबाइल चार्जेस को ले रहे हैं, ठीक है, मूविंग चार्जेस को ले रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें बहुत टाइप हों तो फिर हम लैम्डा पॉजिटिव, उसकी वेलोसिटी लैम्डा नेगेटिव, तो मतलब करंट टोटल दोनों की वजह से आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स द सेगमेंट ऑफ करंट एरिंग वायर, आपको जैसे पता है कि किसी भी करंट वायरिंग वायर के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स इसके बराबर डी क्यू लैम्डा डी एल के बराबर हो जाएगा, और यहाँ से आप लैम्डा को वी के साथ ज्वाइन कर लें तो वो आपके पास आई के बराबर है। इन एज मच एज आई एंड डी आई पॉइंट इन द सेम, बेसिकली आपके पास जो डी एल है उसकी वही डायरेक्शन हम लेते हैं जो हम आई की डायरेक्शन लेते हैं। एक्चुअली लेंथ एलिमेंट की वही डायरेक्शन होती है जो आई की डायरेक्शन लेती है। आई एंड डी एल बोथ पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, वी जस्ट कॉल एज, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई को वेक्टर लिखने के बजाय आई को सिंपल स्केलर लेके वायर निकाल लें और उसकी जो उसका जो यूनिट वेक्टर है वो डी एल के साथ लगा दें, तो आपके पास डी एल वेक्टर क्रॉस पी हो जाएगा। टिपिकली द करंट इज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड अलॉन्ग द डायरेक्शन। नॉर्मली हमारे पास मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड तो करंट का सेम ही रहता है, तो इसलिए हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो फिर इस केस में फिर क्योंकि हमने उसकी डायरेक्शन को उसके साथ इन्वॉल्व कर लिया, ठीक है, तो आपके पास सिर्फ मैग्नेटिक जो है वो इसके बराबर आ जाएगी। अब इसमें आपके पास एक रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर है और उसके साथ एक मास हैंग है, ठीक है, तो वर्टिकली विद वन एंड इन अ यूनिफॉर्म, और उसका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है हमने, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पॉइंट कर रही है इन द शेडेड पॉइंट इनटू द पेज इन द शेडेड रीजन ऑफ फिगर 5.1210। फॉरवर्ड करंट आई, करंट क्या हो किसके अंदर कि आपके पास मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस कर दे ग्रेविटेशनल फोर्स को। ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्या होनी चाहिए कि वो नीचे ना गिरे, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि आपके पास जो वायर जो लूप है, एक स्क्वायर लूप है जिसके ऊपर, या रेक्टेंगुलर लूप है जिसके ऊपर आपके पास करंट जिसके अंदर से फ्लो कर रहा है, तो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है तो आपके पास उसकी सारी साइड्स पे मैग्नेटिक फोर्स क्या क्या होगी। करंट अगर आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर वो सर्कुलेट कर रहा है तो आई क्रॉस बी क्या होगा, ठीक है। तो आपके पास जो है वो इन द हॉरिजॉन्टल सेगमेंट, जो आपके पास हॉरिजॉन्टल सेगमेंट है, अपवर्ड वाला जो सेगमेंट है, उसके अंदर जो आपके पास आई क्रॉस बी है, तो बी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जो करंट की डायरेक्शन है
वो आपके पास ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी, बी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो आप आई क्रॉस बी अगर आप ले लें तो आपके पास जो फोर्स है, वैसे भी आप खैर नॉर्थ फोर्स ऑब्वियसली इसके परपेंडिकुलर ही होगी, लेकिन अगर आप फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो वो ऑब्वियसली आपके पास अपवर्ड होगी, अगर आप बी क्रॉस आई क्रॉस बी से अगर आप उसे फाइंड करते हैं। तो हैं सारे परपेंडिकुलर आपस में। तो अगर आप ये 5.17 फार्मूला यूज़ करते हैं, लेंथ जो है वो ए आप ले लें उसकी, तो डी एल ए के बराबर है। तो ए और बी जो है वो भी आपके पास कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली सिंपल आपके पास आई बी ए आ जाएगा। ए जो है विड्थ ऑफ द लूप है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वर्टिकल सेगमेंट कैंसिल, और मैग्नेटिक फोर्स वर्टिकल सेगमेंट्स में है वो आप देख लें, क्योंकि दोनों वायर्स में जो है वो करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लग रहा है, और उसमें जो मैग्नेटिक फोर्सेस हैं वो भी ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, तो वो एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देंगी। तो आपके पास जो है दोनों वायर्स में अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ, तो ऑब्वियसली फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट कर लेंगे। ठीक है, फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट कर लेंगी, और फिर उसके बाद जो वेफ मैग्नेटिक फोर्स है अब वही रह जाएगी, क्योंकि दूसरा एंड तो बाहर है उसका। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैग्नेटिक फील्ड से, तो चौथा वाला एंड। ठीक है, तो दो वाली में फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। फिर जो एक एंड जो वायर का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वही ग्रेविटेशनल फोर्स वेट को बैलेंस करेगी, मतलब एफ मैग्नेटिक को एम जी के बराबर होना चाहिए। तो वहाँ से आपके पास आई की वैल्यू आ जाएगी कि करंट की क्या वैल्यू हो, कि आपके पास ये फोर्स किस विच वैल्यू ऑफ करंट के लिए आपके पास मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस लेगी। तो जो वेट जो है वो जस्ट हैंग्स और वो सस्पेंड कर जाएगा इन एयर। अच्छा, अब क्या होगा अगर हम करंट को इंक्रीज़ कर दें, दैन तब करंट इंक्रीज़ करने के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्सीड कर जाएगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स से, और लूप ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, वेट ऊपर की तरफ लिफ्ट होने जाएगा। तो उसका मतलब है कुछ, अब यहाँ पे वो वाली बात आ गई जो हमने पीछे पढ़ी थी, इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो वर्क कर रहा है ना, एंड इट शोर्स लाइक कि मैग्नेटिक, और यहाँ पे लग भी ऑब्वियसली यही रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स ही वर्क कर रही है। तो अब बंदा ये कह सकता है कि जो एफ मैग्नेटिक है वो आपके पास क्या होगा, सॉरी जो डब्ल्यू मैग्नेटिक है वो आपके पास एफ मैग्नेटिक इंटू एच। एच वो डिस्टेंस है जितना वो अपर डायरेक्शन में मूव कर, और एफ मैग्नेटिक हमने ऊपर लगा लिया, तो एच वो डिस्टेंस जितना लूप ने राइज़ किया। तो हमें तो ये पता है कि मैग्नेटिक फोर्स कभी वर्क नहीं करती, तो इसका मतलब यहाँ पे फिर क्या हो रहा है। तो और क्या है कि जब लूप जो है वो स्टार्ट करेगा, ऊपर होना शुरू हो जाएगा, तो जो चार्जेस जो उस वायर के अंदर चार्जेस हैं तो वो पहले तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी जो है वो, अब उनकी जो वेलोसिटी है वो पहले तो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। अब जब चार्जेस अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगे हैं तो उनकी वेलोसिटी का सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा, बल्कि उनका कोई अपवर्ड, क्योंकि वो अपर डायरेक्शन में चार्जेस भी जा रहे हैं। ठीक है, वायर के साथ ही जा रहे हैं, बेशक निकल के बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनका वेलोसिटी का कोई अपवर्ड कंपोनेंट भी होगा। तो जो स्पीड ऑफ द लूप का, जैसे फिगर 5.11 में शो किया हुआ है कि आपके पास जो है वो अपवर्ड कंपोनेंट यू ले लिया है, और जो पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन था वो डब्ल्यू उस कंपोनेंट को ले लिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को डब्ल्यू एसोसिएटेड विद द करंट, जो कि करंट से असल में तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही करंट से एसोसिएटेड है, क्योंकि करंट तो एक्चुअली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है ना, करंट तो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा। तो आई इज इक्वल टू लैम्डा डब्ल्यू, द मैग्नेटिक फोर्स विच इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, और मैग्नेटिक फोर्स होती है आपको पता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी की। तो अब वो मैग्नेटिक फोर्स जो पहले वेलोसिटी के बिल्कुल परपेंडिकुलर थी, अब वो जो है स्ट्रेट अप पॉइंट कर रही थी, लेकिन अब वो जो है वो स्ट्रेट अप नहीं रहेगी, क्योंकि जो नेट वेलोसिटी है वो अब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं हुई, बल्कि वो जो वी डायरेक्शन है उसमें है। तो अब जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी उस वी के परपेंडिकुलर होगी, नहीं कि ना कि यू या डब्ल्यू के परपेंडिकुलर होगी। तो वी के परपेंडिकुलर होने की वजह से उसे थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा, जैसे आपको यहाँ पे एफ मैग्नेटिक नज़र आ रहा है। इट इज़ परपेंडिकुलर टू द नेट डिस्प्लेसमेंट, मतलब बेसिकली वो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस के परपेंडिकुलर होगी, विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ वी है उसके परपेंडिकुलर होगी, एंड देयरफॉर इट डज़ नो वर्क ऑन क्यू। तो अगेन हम यही कहेंगे कि वो क्यू के ऊपर कोई वर्क नहीं कर रही, क्योंकि वो नेट डिस्प्लेसमेंट के क्या आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है। तो जब भी आपके पास ऑब्वियसली फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी है, तो हम ऑब्वियसली उसके ऊपर कोई वर्क नहीं कर रही। इट डज़ हैव अ वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो आपका वेलोसिटी फोर्स जो है, फोर्स को अगर आप रिजॉल्व करें तो उसके दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं। एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट बन रहा है जो क्यू डब्ल्यू बी है, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के परपेंडिकुलर है, और इंडीड द नेट वर्टिकल फोर्स ऑन ऑल द चार्जेस लैम्डा ए। ठीक है, लैम्डा ए जो है वो आपके पास, ए जो है वो लेंथ थी, लैम्डा जो है वो तो जो इनिशियली आपके पास सारे जो आपके पास चार्जेस थे, जो बेसिकली जो आपके पास चार्जेस हैं वायर के अंदर जिसकी लेंथ एल है,
तो लेमडा ए आपको पता है क्या, बस लेमडा जो है वो चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, तो अगर आप उसे ए लेंथ ऑफ द वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो टोटल चार्ज ही आ जाएगा। तो जो नेट वर्टिकल फोर्स है चार्ज के ऊपर, ठीक है, वो बेसिकली आपके पास उसका जो वो है वो QWB है इन द अपर सेगमेंट ऑफ द लूप। तो एफ वर्टिकल जो है वो आपके पास टोटल चार्ज लेमडा ए पे जो है वो WQ आपके पास है। तो यहाँ से आपके पास लेमडा W जो है वो हमने देखा है कि वो हमारे पास किसके बराबर है, I के बराबर है। तो ये तो वही फोर्स है जो कि हमने स्टार्ट में फाइंड की थी, मतलब स्टार्ट में भी तो हमने यही वाली फोर्स जो है वो फाइंड की थी ना। मतलब जब वायर जब ऊपर की तरफ जब रेक्टेंगुलर लूप जब ऊपर की तरफ लिफ्ट भी करने लगा है, तब भी जो उसके ऊपर जो वर्टिकल फोर्स लग रही है वो आपके पास IBA ही है जो कि स्टार्ट में थी जब वो बैलेंस कर रहा था, ठीक है। तो बट नाउ इट हैज़ ऑल्सो हैज़, लेकिन अब उसका फ़र्क ये आ रहा है कि अब उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट के साथ साथ उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है QUB विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। तो वो जो QUB है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बेसिकली आपके पास अब क्या कर रहा है, क्योंकि देखें ना उसकी अगर आप डायरेक्शन देखें तो वो ऑपोजिट है टू द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लग रही है। तो वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है फ्लो ऑफ चार्जेस को। हु एवर इज़ इन charge of maintaining that current therefore must now push those charges along against the backward component of the magnetic force। तो अब आपके पास क्या है, whoever is in charge of maintaining that current, मतलब कोई भी whatever चीज़ है जिसकी वजह से ये करंट मेंटेन हो रहा है, therefore must now push those charge along against, मतलब अब कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो कि इन चार्जेस को पुश कर रही है अगेंस्ट दैट, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रही है चार्जेस के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको बैलेंस करने के लिए एक अपोजिंग फोर्स लग रही है बैकवर्ड टू द अगेंस्ट द बैकवर्ड कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। द करंट देयरफॉर मस्ट नाउ पुश दोज चार्जेस अलोंग अगेंस्ट द बैकवर्ड कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये कि कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द टॉप सेगमेंट, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है, अगेन आपके पास चार्जेस और मैग्नेटिक आपके पास चार्जेस हैं लेमडा ए, ठीक है। और आपके पास बिल्कुल सही यहाँ से आपके पास QVB जैसे होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब आपने वर्टिकल कैलकुलेट किया है तो Q जो है वो लेमडा ए है, B यहाँ पे आपके पास W है और B जो है वो तो B ही है, और हॉरिजॉन्टल के लिए भी Q जो है वो लेमडा ए है, V जो है वो यहाँ पे U है और B हो गई। तो द नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द सेगमेंट इसके बराबर है। इन द टाइम DT द चार्जेस मूव अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस W DT, तब आपके पास सही से टाइम इंटरवल DT के अंदर चार्जेस किसी वेलोसिटी अगर W से मूव कर रहे हैं तो उन्होंने जो डिस्टेंस मूव किया W DT, सो द वर्क डन बाय दिस एजेंसी फॉर एग्जाम्पल बैटरी और जनरेटर इज़ दिस। तो अगर चार्जेस ने इतना मूव करना है तो आपके पास जो भी बैटरी है या जो भी सोर्स है, लेट्स सपोज देखें अब यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि जब वो रेक्टेंगुलर लूप अपर डायरेक्शन में लिफ्ट कर रहा है तो अब वेलोसिटी के जो है चार्जेस की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हो गए हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, जिसकी वजह से नेट वेलोसिटी अब एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है बल्कि किसी पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल बना रही है, जैसे हमने V कहा है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी उस V के परपेंडिकुलर है, नहीं कि ना कि उस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के। तो मैग्नेटिक फोर्स तो अब भी वर्क नहीं कर रही। जो मैग्नेटिक फोर्स है बेसिकली उसके दो कंपोनेंट्स हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। एक कंपोनेंट W के परपेंडिकुलर है और एक कंपोनेंट जो है वो U के परपेंडिकुलर है। तो बेसिकली जो W के परपेंडिकुलर है अगर आप वो फोर्स फाइंड करें तो वो तो वही आ रही है जो कि स्टार्ट में है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो कि ओरिजिनल चार्जेस की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है, तो चार्जेस को ओरिजिनल डायरेक्शन में मूव कराने के लिए कोई एक्सटर्नल एजेंसी है जो कि काम कर रही है चार्ज उस अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फोर्स का, उसके फोर्स के अगेंस्ट। तो अब आपके पास जो है वो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है फिर उन्होंने वो निकाली, उन्होंने कहा कि अब उसे कितना काम करना पड़ेगा। अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स इतनी है लेमडा ए यू बी, तो आपके पास कितना एक्सटर्नल एजेंसी जो कि कोई बैटरी है या कोई जनरेटर है वटेवर कुछ भी अभी हमें नहीं पता वो क्या है, तो उसको कितना काम करना पड़ेगा उस एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट ताकि चार्जेस को बैलेंस करके उस तरह से वायर के अंदर मूव करवाया जा सके। जो लेट्स सपोज वो बैटरी है जो कि वर्क कर रही है, तो आपको पता है फोर्स इंटू डिस्टेंस हो जाता है। फोर्स जो है वो आपके पास लेमडा ए यू बी है और डिस्टेंस जो है वो उसका डब्ल्यू डी टी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो उसको हमने इंटीग्रेट किया तो वो हमारे पास इसके बराबर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये किस तरीके से आया, आपके पास लेमडा ए बी यू डब्ल्यू एंड डी टी। तो अब आपके पास यू डब्ल्यू एंड डी टी
तो अगर हम W को बाहर निकाल लें और लैम्डा W जो है वो हमारे पास I के बराबर है, और फिर u dt जो है वो जो u जो है आपके पास वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट है, तो u dt क्या हो जाएगा, वो वर्टिकल डिस्टेंस जो अपवर डायरेक्शन में उसने कवर किया है वो h के बराबर है. बट विच इज़ प्रिसाइजली वट वी नाइवली एट्रीब्यूटेड टू द मैग्नेटिक फोर्स इन इक्वेशन 5.19. तो 5.19 में भी हमने यही मैग्नेटिक फोर्स वर्क निकाला था मैग्नेटिक फोर्स की वजह से. ठीक है ना, हमने जब वर्क निकाला था कि मैग्नेटिक फोर्स कितना वर्क कर रही है लूप को अपवर्ड मूव करने के लिए, तो वो भी इसी के बराबर आया था. ठीक है, वॉज वर्क डन इन दिस प्रोसेस एब्सोल्युटली हु डिड. तो फिर ये किसने किया. यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि कोई बैटरी है, कोई एक्सटर्नल एजेंसी है जो ये काम कर रही है, और वहाँ पे हमने जब वर्क कैलकुलेट किया था तो हमने कहा था ये तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से. हु डिड इट, द बैटरी. बट व्हेन देन वाज द रोल ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स. तो ये किसने किया, ऑब्वियसली ये बैटरी ने किया है काम. ठीक है, तो फिर रोल क्या था मैग्नेटिक फोर्स का. वेल इट रीडायरेक्ट द हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ द बैटरी इनटू द वर्टिकल मोशन ऑफ द लूप एंड द वेट. तो अगेन जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ रीडायरेक्ट करती है मोशन को. तो उसने मैग्नेटिक फोर्स का यहाँ क्या काम था, तो मैग्नेटिक फोर्स ने क्या किया था, रीडायरेक्ट किया था हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ द बैटरी, जो बैटरी की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही थी ना स्टार्ट में, इनटू द वर्टिकल मोशन ऑफ द लूप. मतलब उसने उस हॉरिजॉन्टल फोर्स को रीडायरेक्ट कर दिया इनटू द वर्टिकल मोशन ऑफ द लूप. मतलब उसने क्या किया कि हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रही थी, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो अपीयर ऐसे हुई कि जैसे पूरी जो वो लूप है वो आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आपके पास साथ ही उसके वेट भी मूव कर रहा है. वेल इट जो रीडायरेक्ट करने का मकसद था ना कि मैग्नेटिक फोर्स तो बैटरी की वजह से फोर्स तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रही है. वेल इट रीडायरेक्ट द हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ बैटरी इनटू द वर्टिकल मोशन ऑफ द लूप एंड द वेट. ठीक है, तो अगेन ऑब्वियसली ये एक कॉन्सेप्ट बात आ जाती है कि अच्छा उसने रीडायरेक्ट कैसे कर दिया. मतलब अच्छा समझ आ गया कि जी फोर्स वो जो वर्क है वो मैग्नेटिक फोर्स नहीं कर रही, वो बैटरी कर रही है जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है उसके अंदर. तो फिर उसने रीडायरेक्ट कैसे कर दिया. मतलब आपके पास चार्जेस जो हैं वो फोर्स जो है वो एक डायरेक्शन में लग रही है, और उसने उसको रीडायरेक्ट मैग्नेटिक फोर्स ने रीडायरेक्ट कर दिया वर्टिकल फोर्स ऑफ द बैटरी को इनटू द वर्टिकल मोशन. तो इसको कंसिडर करने, इसको मज़ीद जो है वो समझने के लिए हमने मैकेनिकल एनालॉजी लेते हैं हम. ठीक है, इमेजिन यू आर पुशिंग अ ट्रंक अप अ फ्रिक्शनलेस रैम्प. जब इसमें आप एग्जांपल 5.12 दिए जिसके अंदर आपके पास लेट्स सपोज कोई भी वेट है जिसको आप फ्रिक्शनलेस प्लेन के ऊपर अपवर्ड मूव करें, पुश्ड हॉरिजॉन्टल विद द मॉप. ठीक है, तो आपके पास एक फ़ोर्स लग रही है, 5.12 फिगर है, इसमें आप एक फ़ोर्स लगा के इसको मूव करें. जो नॉर्मल कंपोनेंट है फोर्स का वो कोई वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि वो परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के, बट इट डज़ हैव अ वर्टिकल कंपोनेंट विच इज़ इनफैक्ट इज़ व्हाट लिफ्ट्स द ट्रंक. तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास क्या है, द नॉर्मल फोर्स डज नो वर्क बिकॉज इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन, बट इट डज हैव अ वर्टिकल component which in effect is what lifts the trunk, and the backward horizontal component which you have to overcome by pushing on the mop. Assalamu alaikum. Okay. अब हमारे पास क्या है कि इमेजिन यू आर पुशिंग ट्रंक अप अ फ्रिक्शनलेस रैम्प बाय पुशिंग इट ऑन इट हॉरिजॉन्टली विद द मॉप. एक मॉप के साथ आप इसे ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं. नॉर्मल फोर्स उसके ऊपर कोई वर्क नहीं कर रही, वो परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट है, बट इट डज़ हैव अ वर्टिकल कंपोनेंट विच इनफैक्ट अब जो फोर्स है जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं अगर आप उसको रिजॉल्व करें तो उसके जो है वो कंपोनेंट्स कुछ बन रहे हैं. ठीक है, मतलब इन अलॉन्ग द प्लेन और एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन बन रहा होगा. तो अगर बट डज़ हैव अ वर्टिकल कंपोनेंट विच इज़ इनफैक्ट इज़ व्हाट लिफ्ट्स द ट्रंक, और and a backward horizontal component which you have to overcome by pushing on the mop. ठीक है, who is doing the work here? You are obviously, and yet your force which is purely horizontal is not. अब आप जो force लगा रहे हैं वो बिल्कुल horizontal डायरेक्शन में लगा रहे हैं, और अगर आप नॉर्मल फोर्स को लेट्स सपोज जो नॉर्मल फोर्स इसके ऊपर लग रही है, अगर आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल है, और जो नॉर्मल फोर्स इस पर लग रही है वो उसको अगर आप उस हॉरिजॉन्टल फोर्स की रिस्पेक्ट से कंपोनेंट में रिजॉल्व करें तो उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा. ठीक है, विच इनफैक्ट इज़ व्हाट लिफ्ट्स द ट्रंक, और एंड द बैकवर्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा
विच यू हैव टू ओवरकम, मतलब नॉर्मल फोर्स जो है ना, ठीक है, उसको अगर आप वैसे वो खुद तो कोई वर्क नहीं कर रही है, ठीक है, लेकिन नॉर्मल फोर्स जो है उसको अगर आप रिजॉल्व करें इनटू अ कंपोनेंट्स इस तरीके से कि उसका एक कंपोनेंट जो है वो परपेंडिकुलर टू द एफ मॉप हो और एक कंपोनेंट जो है ना उसके पैरेलल आए या मतलब एंटी पैरेलल आए, तो आप देखेंगे कि जब आप नॉर्मल फोर्स को कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट एक है और एक जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एफ मॉप के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो एक्चुअली जो एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हैं आप उस वो जो नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो एफ मॉप के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है उसको आप ओवरकम कर रहे हैं, ठीक है। तो बैकवर्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विच हैव टू ओवरकम बाय पुशिंग ऑन द मॉप, व्हाट इज डूइंग द वर्क, ऑब्वियसली यहाँ पे वर्क क्या कर रहा है, आप ही करें, एंड येट यूर फोर्स विच इज़ प्योरली, आपकी फोर्स हालांकि हॉरिजॉन्टल है, इज़ नॉट एट लीस्ट नॉट डायरेक्टली विच लिफ्ट द बॉक्स बट लिफ्ट्स द बॉक्स, आप तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा रहे होंगे लेकिन ये जो बॉक्स है ये आप देखेंगे कि ये ऊपर की तरफ लिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो द नॉर्मल फोर्स प्लेज द सेम पैसिव बट क्रूशियल रोल एज द मैग्नेटिक फोर्स। तो एक्चुअली आपके पास क्या हुआ कि जैसे उस केस में आपकी जो बैटरी की वजह से फोर्स लग रही थी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रही थी और जो मैग्नेटिक फोर्स थी उसके दो कंपोनेंट्स थे, मैग्नेटिक फोर्स एक एंगल बना रही थी उस हॉरिजॉन्टल फोर्स के साथ जो बैटरी लगा रही है और उसके जो दो कंपोनेंट्स हैं नॉर्मल एंड वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, तो उसमें से जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था उसके अगेंस्ट बैटरी को वर्क करना पड़ रहा था पुश करने के लिए, और उसके जो नॉर्मल उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट था उसने उसकी जो फोर्स है बैटरी की वजह से जो फोर्स है उसको रीडायरेक्ट कर दिया था इनटू द वर्टिकल मोशन ऑफ द लूप एंड द वेट। तो यहाँ पे भी आपके पास जो नॉर्मल फोर्स है खुद वो कुछ वर्क नहीं कर रही है लेकिन उसका जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है उसको ओवरकम करने के लिए आपको पुश करना पड़ रहा है, आपको एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ी है और एज अ रिज़ल्ट जो है जो वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है नॉर्मल फोर्स का वो रीडायरेक्ट कर रहा है आपकी फोर्स को टू लिफ्ट द ट्रंक, ठीक है। तो बट यू आर ऑब्वियसली एंड येट यूर फोर्स विच इज़ प्योरली हॉरिजॉन्टल इज़ नॉट एट लीस्ट नॉट डायरेक्टली विच लिफ्ट्स द बॉक्स, मतलब लग नहीं रहा कि आप तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और वो ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहा है। The normal force play the same passive but crucial role as the magnetic. For example, 5.3, while doing no work itself, it redirects the effort of the active agent, you or the battery. इस केस में आप हैं कर रहे हैं पिछले केस में battery, as the case may be from horizontal to vertical. समझ आई आपको कि आपने कभी पता नहीं इस तरह का एक्सपीरियंस किया है कि नहीं कि आप इस जो 5.12 फिगर में जो कॉन्फ़िगरेशन दिखाई हुई है इसमें जो आपको ट्रंक रखा हुआ है और उसके ऊपर आप एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं वो ऊपर की तरफ उसे वर्टिकल डायरेक्शन में आपके ब्लॉक को लिफ्ट कर दे। तो अगर आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो वो आपको मैं रीज़न बता रही हूँ कि वो इस वजह से हो रहा है। और हम आगे कुछ चीज़ें डिफ़ाइन करने जा रहे हैं बायो-सैवर्ट लॉ से पहले कि व्हेन चार्जेस फ्लो ओवर सरफेस, उसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के कहते हैं, और अगर आप एक रिबन लें ऑन इनफिनिटेसिमल विड्थ DL और रनिंग पैरेलल टू द फ्लो, 5.13 फिगर में आप देख रहे हैं आपके पास DL परपेंडिकुलर और उसके बाद जो है वो आपके पास के सरफेस करंट है जो उससे फ्लो कर रहा है। तो इफ़ द करंट इन द रिबन इज़ DI, द करंट सरफेस डेंसिटी जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, मतलब आपने सरफेस करंट डेंसिटी कैसे फाइंड करनी है, DI जो है वो करंट है और DL परपेंडिकुलर जो है वो आपके पास जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसके परपेंडिकुलर लेंथ एलिमेंट है। तो K जो है आपके पास करंट पर यूनिट विड्थ परपेंडिकुलर टू फ्लो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन पर्टिकुलर इफ द मोबाइल सरफेस लेंथ इज सिग्मा एंड द वेलोसिटी इज़ V, तो K इक्वल जैसे हम I इक्वल टू लैम्डा V लेते हैं, K हम सिग्मा V लेते हैं। K जनरली वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट ऑन द सरफेस रिफ्लेक्टिंग वेरिएशन इन सिग्मा एंड और V। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द सरफेस इज़, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द सरफेस करंट जो है वो आपके पास उसमें आप जैसे DQ होता है उसकी जगह आप पुट कर देंगे सिग्मा DA और फिर आप सिग्मा को V के साथ ज्वाइन कर लेंगे तो K क्रॉस B DA हो जाएगा। Okay, wait, just as E suffers a discontinuity as the surface charge, so B is discontinuous at the surface current, ठीक है। In equation 5.24 request 5.24 है, you must be careful to use the average field just as we did in section 2.5.3, ठीक है। तो इन जनरल K will vary from point है, तो ठीक है, ओके, हम एवरेज फील्ड B जो है हम उसे एवरेज फील्ड देंगे, ठीक है, ऑन द सरफेस।
व्हेन द फ्लो ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अ 3-डायमेंशनल रीजन वी डिस्क्राइब इट। अगर 3-डायमेंशनल रीजन में करंट चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो हम उसे वॉल्यूम करंट डेंसिटी कहते हैं, जे से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सपोज एक ट्यूब है, आपके पास इन्फिनिटेसिमल क्रॉस सेक्शन एरिया उसका डी ए परपेंडिकुलर है, रनिंग पैरेलल टू द फ्लो। ऑब्वियसली आपके पास फ्लो की डायरेक्शन जो है करंट की उसके परपेंडिकुलर आपने एरिया ले लिया। इफ द करंट इन द ट्यूब इज डी आई, द वॉल्यूम करंट डेंसिटी जे जो है वो डी आई ओवर डी ए परपेंडिकुलर है। इनवर्ट जे इज द करंट पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द फ्लो। इफ द मोबाइल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो एंड द वेलोसिटी वी, देन जे इज इक्वल टू रो वी। ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फिर आपने मैग्नेटिक फोर्स ऑफ वॉल्यूम करंट आपने फाइंड कर ली, वो इसके बराबर आ गए। ठीक है, तो एग्जांपल 5.4 देख लेते हैं। करंट आई डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनिफॉर्म ओवर अ वायर ऑफ यूनिट सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रेडियस ए 5.15 इन द वॉल्यूम करंट डेंसिटी जे। तो अब आपके पास जो है वो आई जो है वो करंट फ्लो कर रहा है, एरिया क्रॉस जो है वो ए, मतलब रेडियस जो है वो ए है, आपके पास करंट आई फ्लो कर रहा है, जे इज इक्वल टू आई ओवर ए। किस तरीके से आया आपके पास, ये जो आपके पास एक सिलेंड्रिकल शेप थी तो इसमें आपके पास आई करंट फ्लो कर रहा है और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ए वो आप लेंगे, मतलब परपेंडिकुलर जो एरिया लेते हैं आप परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट लेते हैं ना, जो पाई ए स्क्वायर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में जैसे ये आपके पास करंट की डायरेक्शन है तो इसके परपेंडिकुलर ये एरिया है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये करंट डेंसिटी हो गई। तो उसके अलावा इन्होंने पूछा है, इन्होंने कहा है कि अगर आपके पास जे जो है वो के एस के बराबर हो, प्रोपोर्शनल हो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, तो टोटल करंट इन द वायर फाइंड करना है। आई जो है वो आपके पास यहाँ से 5.25 में से देख लें, जे की टर्म में अगर आप आई देखें वो इंटीग्रेशन करके आएगा जे डी ए की, तो जे जो है वो आपके पास के एस के बराबर है। डी ए जो है वो आप अगेन सिलेंड्रिकल सिमेट्री यूज़ करके जे जो है विद द सिलेंड्रिकल सिमेट्री डी ए सॉरी एस डी एस डी फाई हो जाएगा। डी ए परपेंडिकुलर, ठीक है, जो परपेंडिकुलर सरफेस है उसका जो सर्कुलर सरफेस है, ठीक है, उसका जो एरिया है वो ऑब्वियसली एस डी फाई हो जाएगा। तो अब आपके पास वो पुट करके लिमिट एस की जो है वो 0 to a है, यहाँ से आप करंट फाइंड कर लेंगे। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन 5.2 द करंट, अगर आप करंट जैसे यहाँ पे 5.28 इक्वेशन में भी लिखा हुआ है, तो करंट जो है वो किसी सरफेस एस से जो आपके पास करंट होता है वो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट आपको ये ज़रा हेल्प आउट कर लेता है कि नीटली टू पिक आउट अप्रोप्रिएट कंपोनेंट ऑफ डी ए, मतलब ये आपको हेल्प आउट करता है कि आप डी ए का कौन सा कंपोनेंट लें। इन पर्टिकुलर द टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम लीविंग अ वॉल्यूम वी, आपके पास बाय स्टोक्स लॉ आपको सॉरी डाइवर्जेंस थ्योरम आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बिकॉज चार्ज इज कंजर्व्ड व्हेरेवर फ्लोज आउट थ्रू द सरफेस मस्ट कम आउट एट द एक्सपेंस ऑफ दैट रिमेनिंग इनसाइड, मतलब जितना आप अंदर लेके जा रहे हैं, जितना चार्ज एक साइड से जा रहा है उतना ही बाहर आ रहा है। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ डिफ़ाइन किया कि चार्ज कंजर्व कर रहा है। तो ये जो आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ जे है, डी डेल डॉट जे डी टॉ है, ये आपके पास टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम जो लीव कर रहा है थ्रू अ वॉल्यूम वी, ठीक है, तो ये आपको वो बता रहा है। ठीक है, तो अब आपके पास अगर आप देखें जो करंट जो चार्ज लीव कर रहा है, तो अगर चार्ज बाहर निकल रहा है तो अगर आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसका रेट ऑफ चेंज देखना चाहते हैं तो वॉल्यूम चार्ज है तो रो डी टॉ हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज, और विद टाइम वो उसका रेट चेंज हो रहा है तो डी बाई डी टी हो जाएगा, और माइनस साइन आपको शो कर रहा है कि वो बाहर निकल रहा है, फ्लो कर रहा है, फ्लो आउट कर रहा है, या एक जगह से दूसरी जगह मूव आउट कर रहा है, लीव कर रहा है जगह को। तो बेसिकली ये आपके पास कैसे रहेंगे, टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम लीविंग आउट जो है वो आपके पास माइनस डी बाई डी टी ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो डी टॉ हो जाएगा। तो यहाँ से आप फिर रो का भी रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर रो भी रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है तो माइनस साइन रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इफेक्ट देयर ऑनवर्ड फ्लो डिक्रीजेस द चार्ज लेफ्ट इन वी, मतलब फ्लो कर रहा है जिसकी वजह से चार्ज जो वॉल्यूम के अंदर डिक्रीज़ हो रहा है। सिंपल लाए तो यहाँ से फिर अगर आप उसे कंपेयर करें तो डाइवर्जेंस ऑफ जे जो है माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल डी, ये भी आपके पास क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ लोकल चार्ज कंजर्वेशन। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड दी कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन, से हम कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी कहते हैं। और ये आपके पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट है किसकी, लोकल चार्ज कंजर्वेशन की मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। तो फॉर फ्यूचर रेफरेंस लेट मी समराइज द डिक्शनरी वी हैव इम्प्लिसिटली डेवलप और ट्रांसलेटिंग इक्वेशन इनटू द फॉर्म अप्रोप्रिएट टू पॉइंट लाइन सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ज करंट्स। यहाँ पे सबसे पहली जो इक्वेशन लिखी हुई है वो पॉइंट के लिए है, पॉइंट करंट
इसको अगर आप फिर उसके बाद आपके पास लाइन के लिए लिखी हुई है, फिर एंड देन फिर देखिए पॉइंट है, अगर पॉइंट चार्जेस हैं तो उसके लिए समीशन हो गया, लाइन करंट के लिए और सरफेस और वॉल्यूम के लिए इंटीग्रेशन हो गया, लाइन करंट के लिए आई से और साथ डी एल, सरफेस करंट के लिए के और साथ डी ए, वॉल्यूम करंट के लिए जे और साथ डी टॉ। तो ये चीज़ें आपको समराइज़ करी हो। दिस करस्पॉन्डिंग इज एनोलॉजी। तो इसमें अगर आप देखें तो ये आपके पास क्यू, फिर उसके बाद आगे फर्दर इन्होंने आपको क्यू को रिलेट किया हुआ है लेमडा डी एल के साथ, सिग्मा डी ए के साथ, रो डी तक और वेरियस, मतलब क्यू की जगह आप लेमडा डी एल पुट कर सकते हैं अगर आपके पास लाइन चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा डी ए पुट कर सकते हैं अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और अगर रो डी टॉ पुट कर सकते हैं अगर आपके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। इक्वेशन 5.15, 5.24 माइनस द रीजनल फोर्स लॉ। तो इनको यूज़ करके आप नए फोर्स लॉ भी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जो आपने जहाँ पे भी डी क्यू है वहाँ पे आप ये चीज़ें पुट कर दें, लेमडा डी एल, सिग्मा डी ए और ओ डी टॉ। अब ये प्रॉब्लम्स आपने सारे करने हैं। बायो-सैवर्ट लॉ करना है आगे हमने। लेट मी सी कि ये चैप्टर कितना, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है। चैप्टर तो काफ़ी बड़ा है। अभी हम लोग बायो-सैवर्ट लॉ भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो भी जो है वो अगर हम कवर कर लेंगे तो नेक्स्ट में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, क्योंकि सारी चीज़ें तो वही हैं जो ऑलमोस्ट हमने पहले पढ़ी हुई हैं। बायो-सैवर्ट लॉ भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। डाइवर्जेंस एंड कर्ल वाले फार्मूलाज हैं आगे। फिर एम्पेयर्स लॉ है, ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है चीज़ें, मतलब स्टार्ट के सेमेस्टर्स में आप लोग जब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, इवन आप इसका इंट्रोडक्शन तो है वो तो आप लोग बहुत पहले ही पढ़ लेते हैं। यहाँ से मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल से स्लाइटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्टार्ट हो रहा है, ये थोड़ा न्यू है। इससे पहले वाले जितने भी हैं वो सब हमने पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी ओवरव्यू कर रही हूँ। ओके, बायो-सैवर्ट लॉ। अब हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट है स्टैटिक करंट। स्टेशनरी चार्जेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एट कांस्टेंट इन टाइम। स्टेशनरी चार्जेस ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती, और जबकि उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, एक्चुअली इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द चार्जेस बी स्टेशनरी, बट ओनली दैट द चार्ज डेंसिटी एट ईच पॉइंट बी कांस्टेंट। मतलब ये भी ज़रूरी नहीं है इसके लिए कि चार्जेस एग्जैक्टली रेस्ट पे हों, ये ज़रूरी है कि चार्ज डेंसिटी जो है वो हर पॉइंट पे वो कांस्टेंट रहे। फॉर एग्जांपल, द स्फीयर इन प्रॉब्लम 5.6b प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इवन दो इट इज़ रोटेटिंग बिकॉज रो डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। कि मतलब चार्जेस उसके साथ मूव कर रहे हैं, जो कि वो प्रॉब्लम्स 5.6b का इन्होंने रेफरेंस दिया है कि उसके अंदर आपके पास स्फीयर रोटेट कर रहा है, तो उसके साथ चार्जेस भी तो ऑब्वियसली मूव कर रहे हैं, चार्जेस रेस्ट पे तो नहीं है। लेकिन आपके पास जो रो है वो विद टाइम चेंज नहीं हो रहा, तो अगर आपके पास रो जो है वो चार्ज डेंसिटी विद टाइम चेंज ना हो रही हो तो हमारे पास हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का केस ही लेते हैं। फिर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस जिसमें चार्जेस एट रेस्ट हम कंसिडर करते हैं, हम ये कहते हैं चार्ज डेंसिटी विद टाइम चेंज ना हो रही हो। स्टैटिक करंट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो कि कांस्टेंट इन टाइम होते हैं। स्टैटिक करंट वो करंट जो कि ऐसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे जो कि टाइम के साथ चेंज ना हो रही हो, तो इनकी थ्योरी ऑफ स्टैटिक करंट्स को हम कहते हैं मैग्नेटोस्टैटिक। तो स्टेशनरी चार्जेस जो है वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक, और स्टैटिक करंट जो है वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटोस्टैटिक। और अब स्टैटिक करंट का क्या मतलब है? आई मीन अ कंटिन्यूस फ्लो दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर एवर। मतलब ऐसा कंटिन्यूस फ्लो हो जो कि हमेशा उसी तरह चलता रहे, विदाउट चेंज एंड विदाउट चार्ज पाइलिंग अप एनी। मतलब कोई चेंज भी ना हो रहा हो और चार्ज भी कहीं पाइल अप नहीं हो रहे हो। सम पीपल कॉल देम स्टेशनरी करंट। टू माई ईयर दैट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स। मतलब कह रहे हैं कुछ लोग इसे स्टेशनरी करंट भी कहते हैं, लेकिन वो उनको स्टेशनरी करंट जो है वो उनको कह रहे हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता। ऑफ कोर्स देयर इज़ नो सच थिंग इन प्रैक्टिस एज अ ट्रूली स्टेडी करंट एनी मोर देयर इज़ अ ट्रूली स्टेशनरी चार्ज। मतलब ऑब्वियसली रियल लाइफ में बिल्कुल ट्रूली स्टेडी करंट जैसी कोई चीज़ नहीं है। एनी मोर देन देयर इज़ अ ट्रूली स्टेशनरी चार्ज। इन दिस सेंस बोथ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड डिस्क्राइब आर्टिफिशियल वर्ल्ड दैट इज ओनली इन टेक्स्ट बुक। ठीक है, हाउएवर दे रिप्रेजेंट
suitable approximation as long as the actual fluctuations are reasonably slow. मतलब एक्चुअल फ्लक्चुएशन अगर बहुत कम है, वो ट्रूली ना भी हो लेकिन काफ़ी हद तक स्टेशनरी एक्ट कर रही हो या स्टडी, तो हम उसको अप्लाई कर लेते हैं इन कॉन्सेप्ट को. इनफैक्ट फॉर मोस्ट पर्पजेस मैग्नेटिसिटी अप्लाइज वेरी वेल टू द हाउस होल्ड करंट विच ऑल्टरनेट 6 times a second. मतलब इवन अगर आपके पास जैसे लगता है कि हाउस होल्ड करंट जिसमें आपके पास जो करंट है वो 6 times a second, एक सेकंड के अंदर जो है वो ऑल्टरनेट हो रहा होता है, उसके ऊपर भी इवन समटाइम्स आप मैग्नेटोस्टैटिक के कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं. नोटिस हो जाते हैं, मतलब वो सही रिजल्ट दे देते हैं. नोटिस दैट द मूविंग चार्ज कैन नॉट पॉसिबली कॉन्स्टिट्यूट अ स्टेडी करंट. मतलब अगर आपके पास एक मूविंग पॉइंट चार्ज है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो स्टेडी करंट उसकी वजह से स्टेडी करंट है. इफ़ इट्स हेयर वन इंस्टेंट इट्स गॉन नेक्स्ट. मतलब क्योंकि अगर वो एक अभी एक इंस्टेंट पे एक जगह है तो थोड़ी देर बाद वो कहीं और हो जाएगा. दिस मे सीम लाइक अ माइनर थिंग्स to you, but it's a major headache for me. I develop each topic necessary by starting out with the simple case of a point charge at rest, then I generalize to an arbitrary charge distribution by invoking the superposition principle. मतलब मैंने हर कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक चार्ज से स्टार्ट किया और फिर मैंने उसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए मैंने लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स पे अप्लाई कर लिया. लेकिन मैग्नेटोस्टैटिक के अंदर यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे मैं एक सिंगल चार्ज का कॉन्सेप्ट लेके यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि मूविंग पॉइंट जो है वो एक मूविंग पॉइंट चार्ज वो स्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता. वी आर फोर्स टू डील विद एक्सटेंडेड करंट. तो हमें एक्सटेंडेड करंट डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए राइट फ्रॉम द स्टार्ट एंड एज अ रिजल्ट आर्गुमेंट आर बाउंड टू बी मोर क्यूबरसन. तो इसलिए हमारे पास प्रॉब्लम थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो जाता है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. When a steady current flow in a wire, its magnitude I must be the same as all along the wire. तो जब करंट एक वायर के अंदर स्टेडी करंट होता है तो उसका मैग्नीट्यूड करंट का सेम होना चाहिए along the wire. अदरवाइज चार्ज वुड बी पाइलिंग अप. इसका अदरवाइज आपका अगर कहीं चार्ज का मैग्नीट्यूड करंट का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, इट्स मीन कहीं चार्ज या तो पाइल अप हो रहा है और वो अब स्टेडी नहीं रही है. तो इसलिए आपके पास अगर स्टेडी करंट है तो पार्शियल रो बाय पार्शियल टी जो है ज़ीरो होना चाहिए मैग्नेटोस्टैटिक के अंदर, क्योंकि चार्ज कहीं पाइल अप नहीं हो रहा. तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी जो है वो डेल्टा और जे फॉर मैग्नेटोस्टैटिक आपके पास ज़ीरो के बराबर हो रही है. ठीक है, तो द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्टेडी करंट जो है वो आपके पास सिंपल बाय बायोट-सावर्त लॉ आप यूज़ कर सकते हैं. बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 बाय आई क्रॉस आर हेड ओवर आर स्केल डी एल. फिर उसके अलावा ये कि अगर आप आई की डायरेक्शन को डी एल के साथ मर्ज कर दें तो आप आई को कांस्टेंट अगर है ऑब्वियसली आप स्टेडी करंट ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट है, उसको आप बाहर निकाल के भी ले सकते हैं. तो इंटीग्रेशन इज अवर along the current path in the direction of the flow. D is an element of length along the wire. R is always the vector from source to the point R. The constant mu naught is the permeability of the space. This is an exact number, not an empirical constant. ये exact number है, empirical constant नहीं है जैसे हमारे पास empirical constants होते हैं अक्सर फिजिक्स के अंदर. It serves by equation 5 to define the ampere and the ampere in turn defines the coulomb. तो फिर इसमें एम्पेयर लॉ में भी ये यूज़ होता है एंड देन फिर आगे भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो ये म्यू नॉट की वैल्यू है एंड दीज यूनिट्स आर सच दैट बी इटसेल्फ कम आउट इन न्यूटन्स पर एम्पेयर मीटर एज रिक्वायर्ड बाय द लोरेंट्ज़ लॉ और टेस्ला. ठीक है, तो आपके पास टेस्ला लेके इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला है. फॉर सम रीज़न इन दिस वन केस द CGS यूनिट द गॉस इज़ मोर कॉमनली देन द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स. मतलब बेसिकली आपके पास इस केस में in this case the CGS unit the gauss is more commonly used than the system internationally. 1 Tesla is equal to 10⁴ gauss. The Earth's magnetic field is about half a gauss. A fairly strong laboratory magnetic field is say about 10,000 gauss. These units are such that B itself comes out in newtons per ampere meter. ठीक है, B जो है न्यूटन पर एम्पेयर मीटर. आप इसको कैलकुलेट कर लें किस तरीके से एज रिक्वायर्ड बाय द लोरेंट्ज़ फोर्स लॉ. अगर आप लोरेंट्ज़ F इज इक्वल टू क्यू वी बी से अगर आप लें तो B का होता है F का न्यूटन, Q का कूलम और V का जो है वो मीटर पर सेकंड हो जाता है. उस हिसाब से आपके पास न्यूटन पर एम्पेयर मीटर हो जाता है. और टेस्ला 1 टेस्ला अगर आप देखें तो वो न्यूटन एम्पेयर में है. एज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मैग्नेटोस्टैटिक द बायोट-सावर्त लॉ प्लेज अ रोल एनालॉगस टू द कूलम्स लॉ. जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्स लॉ है यहाँ पे मैग्नेटोस्टैटिक है. इवन 1/r² की जो डिपेंडेंस है वो भी दोनों के अंदर
कॉमन है। एग्जाम्पल 5.5 है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है डिस्टेंस एस फ्रॉम द लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर से डिस्टेंस एस के ऊपर आपने जब द स्टेडी करंट आई है तो उसके पर जो है वो आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं इन द डायग्राम। ठीक है, डी एल क्रॉस आर है पॉइंट्स आउट ऑफ द पेज। तो ये किस तरीके से आपके पास करंट और जो डायरेक्शन है जिसके ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, आर हैट। तो अगर आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट लें, इनके दरमियान में एंगल अल्फ़ा है, तो आपके पास वैसे तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेने से आपके पास जो डायरेक्शन आ रही है वो आपके पास आउट ऑफ द पेज आ रही है, और आपके पास डी एल क्रॉस आर हैट का जो मैग्नीट्यूड है वो डी एल साइन ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा। और फिर अल्फ़ा और थीटा को कंपेयर आप कर लें तो आपके पास एक्चुअली यहाँ से इन फिगर से अगर आप देखें तो आपके पास अल्फ़ा और थीटा के दरमियान में क्या रिलेशन बन रहा है। तो आपके पास उसको निकालने का तरीका आसान है। ये चीज़ आपके पास हो जाएगी 90 माइनस अल्फ़ा। तो ये जो ट्राइंगल पूरी बन रही है इसमें आपके पास एंगल हो जाएगा थीटा प्लस 90 माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 180। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ से आपके पास 90 और 180 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे। तो थीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा। इज़ इट ट्रू? नहीं, इट्स नॉट नॉट बी लाइक, सॉरी 180, आई एम सॉरी, ये 90 नहीं था, 180, ये मैंने गलत किया, मैं दोबारा से कह रही हूँ। ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा, फिर इसमें ये वाला थीटा ऐड होगा और ये वाला 90 एंगल ऐड होगा। तो ये आपके पास होना चाहिए ट्राइंगल में, तो एंगल का सम 180 होगा। ये 180 और ये 180 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ से अल्फ़ा जो है वो 90 प्लस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 90 प्लस थीटा। तो इसको जब आप इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा, तो ये आपके पास किसके बराबर हो जाएगा? इसको आप साइन अल्फ़ा प्लस बीटा से अगर ओपन कर लें तो साइन 90 कॉस थीटा प्लस कॉस 90 साइन थीटा, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगी और यहाँ से आपके पास साइन 91 होता है तो कॉस थीटा बच जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया? साइन अल्फ़ा कॉस थीटा के बराबर आ गया। तो यहाँ से फिर आपने ट्राइंगल को देखा, आपके पास जो ट्राइंगल है उसमें आपके पास टैन थीटा बराबर है एल प्राइम ओवर एस के, तो एल प्राइम एस टैन थीटा के बराबर है। तो डी एल प्राइम जो है वो आपके पास, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लें, एस जो है वो तो कांस्टेंट है, टैन थीटा को आप डिफ्रेंशिएट कर लें, वो सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा उसका आंसर होता है। और फिर सेकंड स्क्वायर थीटा की जगह 1/cos स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, एंड फिर उसके बाद एस इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। यहाँ से अगर आप ट्राइंगल को देखें तो एस जो है वो आर कॉस थीटा के बराबर आता है, 1/r स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। तो ये सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट करके जो मैग्नेटिक बायो-सैवर्ट लॉ का मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है B इक्वल टू म्यू नॉट I ओवर 4 डी एल क्रॉस आर हैट ओवर आर स्क्वायर। तो डी एल प्राइम जो हमने फाइंड किया है वो, और वहाँ से फिर हमने वन ओवर आर स्क्वायर जो है वो आपके पास उसकी जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर दें। ठीक है, और साथ जो आपके पास बेसिकली डी एल क्रॉस आर हैट है। ठीक है, डी एल क्रॉस आर हैट तो आपके पास बेसिकली इसके बराबर आया ना, डी एल क्रॉस आर हैट डी एल प्राइम कॉस थीटा। तो यहाँ पे फिर डी एल प्राइम की वैल्यू, और जब ऑब्वियसली डी एल प्राइम क्रॉस आर हैट पुट करेंगे उसकी जगह आएगा डी एल प्राइम कॉस थीटा। फिर डी एल प्राइम की वैल्यू पुट करेंगे, 1/r स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे थीटा 1 से थीटा 2, मतलब क्योंकि थीटा की फॉर्म में सारा कुछ आ रहा है। इनिशियली जिस पॉइंट पे था उसको एंगल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के साथ थीटा बना था, तो उसको हमने थीटा 1 कह दिया। इनिशियल एंगल को आगे मूव कर रहे हैं, चार्ज मूव कर रहा है तो करंट मूव कर रहा है तो उसके हिसाब से एंगल चेंज होता जा रहा है, उससे हमने थीटा 2 कह दिया। तो फिर हमने इंटीग्रेट किया तो हमारे पास ये आ गया। तो ये जो इक्वेशन है 5.35
ये आपके पास किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में बता रही है। अगर आपको इनिशियल एंड फाइनल एंगल्स पता है तो आप वो पुट करके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। अगर आपके पास फाइनाइट लाइन सेगमेंट है, फाइनाइट लाइन बाय इटसेल्फ कुड नेवर सपोर्ट अ स्टेडी करंट, वेयर वुड द चार्ज गो वेयर इट व्हेन इट गो टू द एंड। मतलब अगर आपके पास एक स्टेडी मतलब एक फाइनाइट सेगमेंट हो लाइन चार्ज का, तो फिर उसमें क्या होगा कि बाय इटसेल्फ कुड नेवर सपोर्ट अ स्टेडी, तो उसमें भी आपके पास फाइनाइट लाइन सेगमेंट को भी आप स्टेडी करंट के लिए कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि चार्ज कहाँ जाएगा जब वो एक एंड पे जाएगा, उससे आगे कहाँ जाएगा। बट इट माइट बी अ पीस ऑफ सम क्लोज सर्किट। लेकिन मतलब बेसिकली हम फाइनाइट वायर का कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ करते स्टेडी करंट के लिए। हम ये कह देते हैं कि हाँ ये एक सर्किट है जिसमें का एक पार्ट है जिसके अंदर हम देख रहे हैं। तो फिगर इक्वेशन 5.3 would represent the contribution to the would then represent its contribution to the total field। मतलब फिर आपको ये है कि ये नहीं कह सकते कि ये पूरी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब एक सेगमेंट, आपने एक सर्किट में एक सेगमेंट ले लिया वायर का, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है या उसकी जो कंट्रीब्यूशन है टू द टोटल मैग्नेटिक फील्ड वो ये है। इन द केस ऑफ इनफाइनाइट वायर आपके पास θ1 - π/2। ऑब्वियसली अगर आप ये कह रहे हैं कि एक एंड से स्टार्ट हो रहा है करंट, दूसरे एंड तक जा रहा है और आपको एंड नज़र नहीं आ रहा है, जैसे मैंने क्लास में भी ये बात समझाई थी कि इनफाइनाइट वायर के केस में आप एंगल 1 को चाहे वो -π/2 ले लेते हैं और एंगल 2 को π/2 ले लेते हैं, तो उस केस में आपके पास बी ये आ जाएगा। तो इनफाइनाइट वायर की वजह से बी जो है μ/2πs होगा। तो बी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, जस्ट लाइक दी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, जैसे इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डिस्टेंस फ्रॉम द वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसी तरह इस केस में भी आपके पास इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन द रीजन बिलो द वायर, वायर के नीचे जो रीजन है बी पॉइंट्स इनटू द पेज, अपर डायरेक्शन में पेज आउट ऑफ द पेज था, ठीक है, बिलो द इनटू द पेज है एंड इट इन जनरल सर्कुलर अराउंड। ऑब्वियसली पता है करंट कैरिंग वायर के अराउंड जो है वो सर्कल में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होती है इन अकॉर्डिंग विद द राइट हैंड रूल स्टेट अर्लियर फिगर 5.3 में जैसे इन्होंने बताया हुआ। एज एन एप्लीकेशन लेट्स फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स अ डिस्टेंस d अपार्ट कैरिंग करंट I1 I2 द फील्ड एट 2 ड्यू टू 1। अब वो जो हमने स्टार्ट में कॉन्सेप्ट किया था जिसमें हमने तो सिंपल फोर्स देखा था कि जब 1 वायर की वजह से 2 वायर पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, 2 की वजह से 1 पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। अब हम मैथमेटिकली भी ये चीज़ देख लेते हैं। अब हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स वेल एज एन एप्लीकेशन लेट्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पैरेलल वायर्स अ डिस्टेंस d अपार्ट। आपके पास 2 वायर्स है जिनमें करंट I1 एंड I2 है, जैसे फिगर 5.20 में शो किया गया है, और इनके दरम्यान में डिस्टेंस d है। तो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम इट, हमने जैसे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर ली है। तो वायर 1 में करंट I1 है, तो एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द वायर 1 उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी μ0I1/2/d हो जाएगी, और उसकी डायरेक्शन जो है बाय राइट हैंड रूल पॉइंट टू द पेज होगी एट द पोजीशन ऑफ वायर 2। तो लोरेंट्ज़ फोर्स लॉ आपके पास ये बता रहा है कि आपके पास क्योंकि अब हमारे पास लाइन करंट है तो उसके हिसाब से हमारे पास जो है मैग्नेटिक फोर्स लॉ, जो लोरेंट्ज़ फोर्स लॉ था इन टर्म ऑफ लाइन करंट जो है वो हम यूज़ करेंगे। तो वो आपके पास क्या हो जाएगा कि आपके पास सिंपल बेसिकली जो है बी, और वैसे तो हमारे पास होता है ना QVB, तो अगर आपके पास लाइन करंट है तो हमारे पास हो जाता है लैम्डा DL Q की जगह, ठीक है। तो और जो आपके पास लैम्डा DL हाँ ओके Q की जगह हो जाता है, एंड लैम्डा V जो है वो आपके पास सिंपल आपके पास किसी पर 1 मिनट यहाँ से मैं आपको रिलेशन बता देती हूँ। आपके पास होगा यहाँ पे आपके पास है 1 मिनट, यहाँ से स्टार्ट से अगर हम देखें तो हमारे पास था हाँ आई जो है वो लैम्डा V के बराबर है ना, ठीक है। तो अगर हम लोग IVB ओके हमारे पास I की फॉर्म में अगर हम लोरेंट्ज़ फोर्स लॉ देखें तो हमारे पास जो लोरेंट्ज़ फोर्स लॉ है वो I×BDL है ना। तो अगर I हमारे पास जो है वो है लैम्डा V, ठीक है। अगर I हमारे पास है लैम्डा V तो हमारे पास लैम्डा जो है वो बाहर आ जाएगा और हमारे पास V×B आ जाएगा, ठीक है, और उसके साथ DL आ जाएगा, ठीक है। और एक आपके पास सिंपल ये हो सकता है कि आप इस लैम्डा के चक्कर में पड़े ही ना, आप इसी तरह इसको ले लें 5.15 को IBDL, क्योंकि ये भी लाइन चार्ज के लिए ही है, ज़ाहिर सी बात है। तो आपके पास IB जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं।
तो आई बी सिंपल मैग्नीट्यूड आई बी हो जाएगा। आई बी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बी बी अगर कांस्टेंट है उसे भी आप बाहर निकालें, इंटीग्रेशन सिंपल डी एल के ऊपर आ जाएगी। तो आपके पास आई जो है वो भी बाहर आ गया और मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर आ गई, तो आपके पास सिंपल इंटीग्रेशन जो है वो डी एल के ऊपर आ गई। तो टोटल फोर्स नॉन इनफाइनाइट, क्योंकि डी एल जो है वो इनफाइनाइट है तो टोटल फोर्स इनफाइनाइट होगी। लेकिन अब हम फोर्स पर यूनिट लेंथ की अगर बात करें तो वो सिंपल देखिए अब यहाँ पे आप फोर्स देख रहे हैं ना, फोर्स आप देख रहे हैं 1 वायर की वजह से 2 वायर के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि आप 1 वायर की वजह से 2 वायर के ऊपर फोर्स फाइंड कर रहे हैं। तो जो मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करें तो जिस वायर के ऊपर फोर्स फाइंड कर रहे होते हैं करंट उसका होता है और मैग्नेटिक फील्ड दूसरी वाली का होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड दूसरी वाली की है, पहली वायर की है जिस म्यू नॉट I1/2 पाई डी, और करंट सेकंड वायर का ही होगा I2। तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। लेंथ को अगर आप दोनों साइड पे डिवाइड कर दें तो आपके पास जो है म्यू नॉट I1 I2/2 पाई डी जो है वो आपके पास फोर्स मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगी। तो अगर आपके पास ये मैग्नेटिक फोर्स है पर यूनिट लेंथ बिटवीन द वायर, इफ द करंट्स आर एंटी पैरेलल मतलब एक अप और एक डाउन हो, नेट फोर्स रिपल्सिव है कंसिस्टेंट अगेन विद द क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन सेक्शन 5.1.1। ओके, तो आपके पास फिगर 5.6 है जिसके अंदर आपके पास मैग्नेटिक फोर्स आपने फाइंड करनी है एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर और विच कैरी स्टेडी करंट आई, मतलब उसका करंट जो है वो आई है, ठीक है। उसमें तो सबसे पहले आपने एक स्मॉल लेंथ सेगमेंट ले लेना है डी एल, और उसकी वजह से जो कंट्रीब्यूशन है टू द मैग्नेटिक फील्ड उसको हमने डी वी कह दिया है। तो अब हम लोगों ने अगेन म्यू नॉट I/4 पाई और डी एल क्रॉस आर हेड ओवर आर स्क्वायर, डी एल का आर हेड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लें। तो डी एल लेंथ एलिमेंट है, आर हेड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो अगेन जैसे पिछले केस में आपके पास आया तो उसी तरह इधर भी आएगा डी एल प्राइम कॉस थीटा और द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ भी हो सकती है, देखें आपके पास जो वायर है वो सर्कुलर है और उसकी वजह से आपने सेंटर पे किसी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो एक साइड से अगर आप लेंथ एलिमेंट की कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं तो आपके पास दूसरी साइड से भी एक लेंथ एलिमेंट है जिसकी कंट्रीब्यूशन आएगी। तो अगर आप उनकी वजह से जो बेसिकली यहाँ पे तो खैर हमारे पास ये चीज़ें देखनी है कि वैसे पर हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक फोर्स देखते थे, ठीक है, ओके, मैग्नेटिक फोर्स को अगर हम देखें तो आपके पास इफ़ इंटीग्रेट डी एल अराउंड द लूप डी पी स्वीप आउट अ कोन, ठीक है। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को देखें, पहले तो हमने देखना है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अगर आप एक स्मॉल सेगमेंट लेते हैं वायर का, सर्कुलर वायर का स्मॉल सेगमेंट लेते हैं और उसकी वजह से आप एक पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप स्मॉल सेगमेंट डिफरेंट स्मॉल सेगमेंट कंसीडर करते जाते हैं ऑन अ सर्कुलर वायर, तो उसके हिसाब से जो आपके पास जो कॉरिस्पॉन्डिंग डी बी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इस तरीके से हो रही है कि आपके पास वो कौन बना रही है। मतलब देखें, अगर आप एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट में से आप डिवाइड करते जाते हैं और हर लेंथ एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो यूं 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 बिल्कुल ऐसे ये लग रहा होगा जैसे कौन पूरी स्वीप आउट हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल अब होगा क्या कि वो जो कौन सी बन रही होगी उसके जो उसमें जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का जब आप वर्टिकल डायरेक्शन में जो डी बी जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है, डी बी जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट डी एल, तो उसको जब आप रिजॉल्व करेंगे तो एक उसका पैरेलल कंपोनेंट बनेगा टू द वर्टिकल डायरेक्शन के साथ बनेगा और एक उसका एक परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो वो इस तरीके से होंगे, अरेंज होंगे कि जो उसके वर्टिकल कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे को एडअप कर रहे होंगे और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। तो उस हिसाब से आपके पास जो है वो कॉस थीटा वाले कंपोनेंट सर्वाइव करेंगे और साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। एक तो यहाँ से ये चीज़ है। दूसरी ये कि अगर आपको ये चीज़ थोड़ी सी समझ नहीं आ रही कि ऑब्वियसली आपने इमेजिन करना है कि बी की क्या डायरेक्शन है एंड देन वो किस तरीके से कंपोनेंट्स कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो आप डी एल क्रॉस आर हेड भी ले सकते हैं। जैसे डी एल और आर हेड जो है वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो जो आपके पास इस केस में द फैक्टर ऑफ कॉस थीटा प्रोजेक्ट आउट द वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो अगर आप उसको डी एल क्रॉस आर हेड लें, ठीक है, और अगर आप उनका हाँ ओके, बेसिकली इस केस में आपके पास पिछले वाला केस, पहले मैंने आपको कहा पिछले वाले केस का रेफरेंस, लेकिन पिछले वाले केस का रेफरेंस इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि उसमें डी एल और आर जो है वो कोई 90 डिग्री पे नहीं थे बल्कि कोई एंगल अल्फ़ा बना रहे थे। इस केस में वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री हैं। फिर इस केस में आपको इसलिए सिमेट्री समझना पड़ेगी क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो अगर आप ये सपोज करें कि डी एल क्रॉस आर हेड हम ले रहे हैं सिंपल,
तो फिर ऑब्वियसली हमें कंपोनेंट्स में भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए बेसिकली बात ये हो रही है कि अब यहाँ पे जो चीज़ आ रही है वो मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। उसका जो है वो 2 कंपोनेंट्स आ रहे हैं, साइन थीटा एंड कॉस थीटा 2 कंपोनेंट्स आ रहे हैं, जिसमें आपके पास जो साइन थीटा कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं और जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है वो आपके पास यहाँ पे एक दूसरे के साथ सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास नाउ कॉस थीटा एंड आर स्क्वायर, कॉस थीटा एंड आर स्क्वायर, ठीक है। मतलब अगर आपका पार्टिकल एक फिक्स सर्कल में मूव कर रहा है और उसका थीटा चेंज नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली कॉस थीटा चेंज नहीं होगा, और आर स्क्वायर डिस्टेंस भी जो है वो उस पॉइंट का हर लेंथ एलिमेंट से सेम रहेगा, तो वो भी सेम है। तो फिर डीएल के ऊपर इंटीग्रेशन हो जाएगी जो कि लेंथ एलिमेंट है 2πr। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस z फ्रॉम द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप वो आ जाएगी। और अगर आप बिल्कुल सेंटर में इस लूप के मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो आप z को 0 पुट कर दें, तो आपके पास वहाँ से μ0I/2 r आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल एग्जैक्टली एट द सेंटर। मतलब सेंटर से अगर किसी डिस्टेंस पे फाइंड करना है तो ये है, और अगर एग्जैक्टली सेंटर में करना है तो वो आपके पास आ जाएगा। तो इसी तरह बायो-सावर्ट लॉ को फिर आगे इन्होंने सरफेस करंट एंड वॉल्यूम करंट की फॉर्म में भी लिखा हुआ है। Precisely, you might be tempted to write down the corresponding formula for a moving point charge using the dictionary 5.30। तो अगर आप कहें कि आप मूविंग पॉइंट चार्ज के लिए ये फार्मूला लिख लें बाय यूजिंग 5.30 आपके पास ये इक्वेशन है यहाँ से। बेसिकली ये जो हमने डिक्शनरी समराइज़ की थी सिग्मा डी ए और लेमडा डी एल और ओ डी टॉ के लिए, तो अब हम कह सकते हैं कि भाई अगर सारे सिमिलैरिटी है तो फिर उसके बाद यहाँ पे जब सिग्मा डी ए ले रहे हैं, रो डी टॉ ले रहे हैं, तो लेमडा डी एल ले रहे हैं, तो फिर हम क्यों नहीं ले सकते। विच इज सिंपली रॉन्ग। आई से दिस लाउड एंड क्लियर टू एम्फसाइज द पॉइंट ऑफ अ प्रिंसिपल। एक्चुअल इक्वेशन 5.40 is approximately right for non-relativistic charges under condition where retardation can be neglected। मतलब ये एडवांस कॉन्सेप्ट है, उसमें एक कंडीशन है जिसके अंदर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आई मेंशन क्लियर अ पॉइंट चार्ज डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ स्टेडी करंट एंड अ बायो-सावर्ट लॉ which only hold follows every current does not correctly determine its field। Incidentally, the superposition principle applies to magnetic field just as it does to electric field if you have a collection of a source currents। The net field is the vector sum of the field due to each of them taken separately। जैसे यहाँ पे भी आपने मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो रहे थे, वर्टिकल ऐड अप हो रहे थे। हम इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जिस तरीके से करते थे उस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड के केस में भी कर सकते हैं। तो ये आपने 5.8 प्रॉब्लम भी करना है, 5.9 भी करना है, ये सारी प्रॉब्लम्स आपने करना है 4.12 तक। ओके, डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ पी देख लेते हैं। स्ट्रेट लाइन करंट है आपके पास, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, फिगर 5.27 में करंट इज कमिंग आउट ऑफ द बेस एंड लेट्स क्लियर द प्लीज हैज़ अ नॉन जीरो कर्ल, समथिंग यू विल नेवर सी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इट्स लेट्स कैलकुलेट इट। नॉन जीरो कर्ल है, नज़र आ रहा है, कर्ल तो हो रहा है। इक्वेशन 5.36 बी डॉट डी एल, आपने द इंटीग्रल ऑफ बी अराउंड द सर्कुलर पार्ट ऑफ रेडियस इज सेंटर्ड एट द वायर इज गिवन दिस। बी की उसकी वैल्यू स्ट्रेट वायर की वजह से जो बी की वैल्यू है, और डी एल आपके पास लेंथ है, एंड बी जो है वो और जो डी एल लेंथ एलिमेंट है ऑब्वियसली वो बी के डायरेक्शन में आप ले रहे हैं, सर्कुलर है तो वो 2πs के बराबर होगा। तो 2πs कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास μ0I हो जाएगा। नोटिस द आंसर इंडिपेंडेंट ऑफ एस दिस बिकॉज बी डिक्रीजेज एज एट द सेम रेट एज द सर्कमफ्रेंस इंक्रीजेज। मतलब जो जो एस इंक्रीज़ करता जाएगा बी उसके हिसाब से ऑब्वियसली डिक्रीज़ करता, वायर से जितना दूर जाते जाएंगे एस डिक्रीज़ करना जाएगा। इट डज नॉट हैव टू बी सर्कल, एनी ओल्ड लूप दैट इनक्लोजेस द वायर वुड गिव द सेम आंसर। In fact, does not have to be a circle. Any old loop that encloses the circle would have the same answer. For if we use a cylindrical coordinates psi s, psi and z with the current flowing along the z direction, तो अगर हम psi हट के along magnetic field के डायरेक्शन है, डी एल लेंथ एलिमेंट आप इस तरीके से ले लें एंड देन फिर आप उसको सॉल्व कर लें, सिलेंड्रिकल सिमेट्री लेके आप इसे सॉल्व कर लिया हमने। दिस इज द लूप इन सर्कल द वायर एग्जैक्टली वंस। मतलब बजाय ये कि आपके पास द लूप इन सर्कल्स द वायर, जो भी आपके पास लूप है पूरा वो उसने
सर्कल किया हुआ है वायर के ऊपर, इफ़ इट वेंट अराउंड ट्वाइस द साई वुड रन फ्रॉम 0 to 2 पाई। मतलब अगर एक दफ़ा वो लूप करेगा तो 0 to 2 पाई करेगा, और अगर अब 2 दफ़ा वो लूप वायर के अराउंड सर्कुलेट करेगा तो 0 to 4 पाई। दैन इफ़ इट डिड नॉट इनक्लोज द वायर एट ऑल देन साई वुड गो फ्रॉम, और अगर वो लूप पूरा वायर को इनक्लोज नहीं कर रहा है तो फिर उसका एंगल कोई साई 1 से साई 2 तक चेंज होगा। एंड बैक अगेन वी डी साई इज़ इक्वल टू 0, फिगर 5.28। Okay, if it did not enclose the wire at all then psi would go from psi 1 to psi 2 and back again with d psi is equal to 0। फिगर 5.28 के अंदर आपको शो किया गया है कि एक वायर है, ठीक है, और उसके अलॉन्ग एक लूप, जो लूप है वो वायर को इनक्लोज नहीं कर रहा, एंड देन गो फ्रॉम साई 1 to साई 2, तो एंड लेन फिर उसके बाद डी साई जो है इस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लूप वायर बन रहा है, आउटसाइड बन रहा है, मतलब वायर के अराउंड नहीं बन रहा है, वायर के बाहर किसी पॉइंट के ऊपर बन रहा है, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, डी साई जो है इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप वायर के अराउंड कोई लूप ले रहे हैं तो तब तो आपके पास बी डॉट डी एल जो है वो नॉन ज़ीरो होगा, लेकिन बाहर किसी पॉइंट पे ले रहे हैं तो वो आपके पास 0 हो जाएगा। तो अगर आपके पास बहुत सारी स्ट्रेट वायर्स हों और ईच वायर डेट पास थ्रू आर लूप कंट्रीब्यूट म्यू नॉट आई, अगर जैसे इस फिगर 5.29 में शो किया हुआ है कि जो उस लूप के अंदर से गुजर रही हैं वायर्स वो म्यू नॉट आई, जैसे हमने देखा है कि एक लूप के अंदर हो तो म्यू नॉट आई कंट्रीब्यूशन होती है। तो अगर आपके पास जो आउटसाइड है वो कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, जो लूप के अंदर है वो म्यू नॉट आई कंट्रीब्यूट कर रही है, तो लाइन इंटीग्रल जो है वो सिंपल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड हो जाएगा, जितना भी उस लूप के अंदर आ रही हैं। जैसे आपके पास आई इनक्लोज स्टैंड फॉर द टोटल करंट इनक्लोज बाय द इंटीग्रेशन पाथ, जिस पाथ के ऊपर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं उसके अंदर जितना भी करंट आ रहा है। इफ़ द फ्लो ऑफ द चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय वॉल्यूम करंट डेंसिटी, तो फिर आई इनक्लोज ए डॉट डी ए हो जाएगा विद द इंटीग्रल टेकन ओवर द सरफेस बाउंडेड बाय द लूप। सरफेस बाउंडेड बाय द लूप के ऊपर इंटीग्रेशन करें तो आपके पास बेसिकली आई इनक्लोज को आप 5.42 में पुट करें तो, और आपके पास बी डॉट डी एल जो है बेसिकली आप उसको बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम्स डेल क्रॉस बी डॉट डी ए ले लें और रिलेट करें तो यहाँ पे डेल क्रॉस बी आ जाएगा म्यू नॉट जे के। तो कर्ल ऑफ पी जो है वो हमारे पास म्यू नॉट जे आ गया। विद मिनिमल लेबर वी हैव एक्चुअली ऑब्टेन द जनरल फार्मूला फॉर द कर्ल ऑफ पी, बट आवर डेरिवेशन सीरियसली फ्लॉड बाय द रिस्ट्रिक्शन टू इनफाइनाइट वायर लाइक करंट्स एंड कॉम्बिनेशन देयरऑफ। हमने इनफाइनाइट वायर्स के लिए कंसीडर किया मोस्ट current configuration cannot be constructed out of an infinite straight wire and we have no right to assume that derivation 5.44 implies to them. So the next section is devoted to the formal derivation of the divergence and curl of P starting from the Biot-Savart's law। तो ये तो हमने स्ट्रेट वायर के लिए लेकर कंसिडर किया था। अब हम इसको मोर जनरल केस को अब हम डिराइव करेंगे। ओके, हम लोग डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं फ्रॉम यूजिंग बायो-सावर्ट्स लॉ। बी की वैल्यू जो है वो हमने ले ली फॉर अ वॉल्यूम करंट, ठीक है। तो इससे वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट आर इन टर्म ऑफ इंटीग्रल ओवर द डिस्चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जे इट इज़। सब इसमें आपके पास 5.30 फिगर है जिसके अंदर आपके पास एक पॉइंट है जिसके ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, और आपके पास जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका थोड़ा सा पार्ट लिया है डी टॉ प्राइम और उसके कोऑर्डिनेट एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम है। तो आपके पास gives the magnetic field at a point r in term of an integral over the charge distribution. This to be absolutely explicit at this stage, b is a function of x by z, ठीक है, j is a function of x prime y prime z prime, और r जो है वो आपके पास बेसिकली क्या है, आपको जैसे पहले भी पता है कि r जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल एटैलिक r क्या होता है, दूसरा वाला r क्या होता है। तो r जो है वो आपके पास सिंपल जो है वो इसके लिए यहाँ पे ये थिंग इस फिगर के अंदर एक चीज़ मैं यहाँ से क्लियर करना चाहती हूँ। आपके पास एक आर होता है जिसका फंक्शन होता है बी, और एक आर होता है जो अटैलिक वाला आर होता है जो उस रिलेशन के अंदर आ रहा होता है। जैसे यहाँ पे है ना, जैसे अगर आप किसी लेंथ एलिमेंट से किसी पॉइंट तक की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो अटैलिक आर होता है, ठीक है। और जो आपके पास फंक्शन होता है वो दूसरे पॉइंट का होता है, ठीक है। पॉइंट फंक्शन आता है आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी या जो वेक्टर आएगा वो दूसरे आर का फंक्शन आएगा, ठीक है। तो वो आपके पास कौन सा आर होता है, कि आपके पास जैसे यहाँ पे
यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो आपके पास डिस्टेंस जो होता है उस लेंथ एलिमेंट से उस पॉइंट तक का, वो आपके पास इटैलिक आर होता है, और वो जो आर दूसरा होता है वो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, ठीक है। जो भी आपका रेफरेंस पॉइंट होता है उसकी रिस्पेक्ट से होता है। तो इस केस में आपके पास जो है वो बी जो है वो आर का फंक्शन है। आर जो है वो जो भी आपका एक रेफरेंस पॉइंट है, सिंपल आर जो है वो आपका एक रेफरेंस पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई ज़ी है, और जो प्राइम वाला है वो आपके पास उस के कोऑर्डिनेट्स हैं, चार डिस्ट्रीब्यूशन के कोऑर्डिनेट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट रेफरेंस पॉइंट, और जो इटैलिक आर है वो उस पॉइंट और जो चार डिस्ट्रीब्यूशन है उनके दरमियान में डिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली वो उन दोनों वेक्टर्स को माइनस करके आएगा। तो x माइनस एक्स प्राइम, ये पहले भी आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा है। डी टॉ जो है वो आपके पास सिंपल इस तरीके से आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन जो होती है वो ओवर द प्राइम कोऑर्डिनेट होती है, एंड द डाइवर्जेंस ऑफ द कर्ल आर टू बी टेकन विद रिस्पेक्ट टू द अनप्राइम कोऑर्डिनेट्स, और जो डाइवर्जेंस और जो कर्ल है विद रिस्पेक्ट टू प्राइम कोऑर्डिनेट्स हैं। अप्लाइंग द डाइवर्जेंस टू इक्वेशन 4.45 जो है इसके अंदर आपने डाइवर्जेंस अप्लाई की। सिंपल अभी आपने ये किया, रूल नंबर जो चैप्टर के एंड में लिखा होता है, सॉरी बुक के एंड में लिखा होता है, रूल प्रोडक्ट रूल नंबर 16 यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया। और इसमें कर्ल ऑफ जे इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपके पास उसका रीज़न, अब देखिए यहाँ पे आपको पहले ही इन्होंने बता दिया कि जो डाइवर्जेंस और कर्ल है वो हमने अनप्राइम कोऑर्डिनेट्स में लिए, और जो आपके पास इंटीग्रेशन है वो ओवर प्राइम कोऑर्डिनेट हो रही है, ठीक है। तो आपके पास कर्ल जो है वो आपके पास अनप्राइम कोऑर्डिनेट्स में है, और जे जो है वो प्राइम कोऑर्डिनेट्स में है। तो क्योंकि जे अनप्राइम कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसलिए उसका विद रिस्पेक्ट टू द प्राइम कोऑर्डिनेट्स अनप्राइम कोऑर्डिनेट्स उसका कर्ल जो है वो 0 हो जाएगा। वेयर इज़ जो आपके पास कर्ल ऑफ आर हेड ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये प्रॉब्लम 1.62 है, या आप उसको देख लीजिएगा। और डाइवर्जेंस ऑफ बी जो है वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डाइवर्जेंस होती है वो तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि दोनों 5.47 आपके पास 0 हो गया है, तो उस हिसाब से आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ बी 0 हो गई है। इसके अलावा ये कि आपके पास अप्लाइंग द कर्ल टू इक्वेशन 5.45, पहले हमने डाइवर्जेंस अप्लाई किया था, अब हम कर्ल अप्लाई करते हैं। तो अब इसमें हमारे पास जो है अगेन आवर स्टडी टू एक्सपेंड द इंटीग्रेंट। अब हमने जो भी इंटीग्रल के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं उनको पहले एक्सपेंड करना है, तो हमने प्रोडक्ट रूल नंबर 8 यहाँ पे यूज़ किया और इसको हमने एक्सपेंड लिख लिया। I have dropped term involving derivative of j because j does not depend on this, क्योंकि j जो है वो प्राइम कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहा है, तो अनप्राइम कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट से उसका जो भी डेरिवेटिव वाली, क्योंकि इसमें आई थिंक और टर्म्स भी आ रही होंगी, तो इसलिए उन्होंने क्या किया है कि वो वाली टर्म जिसमें डेरिवेटिव हो रहा है j का उसको इन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया, ठीक है, क्योंकि j जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा है एक्स वाई जी पे। तो सेकंड टर्म इंटीग्रेट्स टू 0, जो सेकंड वाली टर्म है उसकी इंटीग्रेट 0 है। आई विल सी इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे कि ऐसा क्यों है। द फर्स्ट टर्म इन्वॉल्व है डाइवर्जेंस, फर्स्ट टर्म में डाइवर्जेंस इन्वॉल्व हो रही है। वी वर एट पेन्स टू कैलकुलेट इन चैप्टर 1 इक्वेशन फॉर 1.100 में हमने ये वाली डाइवर्जेंस कैलकुलेट की थी, जो कि डायराक डेल्टा फंक्शन के बराबर आ रही थी, एंड देन फिर हमने उसको यहाँ पे जब हम इसे पुट करेंगे तो वो आपके पास ये वाली रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या चीज़ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन आपके पास 5.45 इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू स्ट्रेट लाइन करें, तो यहाँ पे भी आपके पास कर्ल ऑफ बी म्यू नॉट जे के बराबर ही आया है। तो जो आपने 5.44 इक्वेशन देखी थी वो आपके पास स्ट्रेट लाइन करंट के लिए नहीं है, बल्कि वो जनरली मैग्नेटोस्टैटिक, सिर्फ स्ट्रेट लाइन करंट के लिए, बल्कि जनरली मैग्नेटोस्टैटिक के अंदर वो होल्ड करती है। तो आर्गूमेंट को कंप्लीट करने के लिए जो इन्होंने सेकंड पार्ट 5.50 में इन्होंने कहा था कि वो इंटीग्रेट होके 0 हो जाता है, तो हमने उस टर्म को देखना है कि वो कैसे हो रहा है। अब ये टर्म है आपके पास, और एक्स ओनली ऑफ आर हैट ओवर आर स्क्वायर, वी कैन स्विच फ्रॉम डेल टू डेल प्राइम एज द कॉस्ट ऑफ अ माइनस साइन 9। अच्छा, अब इसमें इन्होंने क्या किया यहाँ पे कि आपके पास द पॉइंट हेयर इज़ दैट आर इटैलिक आर डिपेंड्स ओनली ऑन द डिफरेंस बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स, जो कि डिपेंड कर रहा है दोनों एक्स और प्राइम और अनप्राइम कोऑर्डिनेट के डिफरेंस पे। एंड अगर आप कोई फंक्शन है ऐसा जो कि एक्स और एक्स प्राइम का डिफरेंस का फंक्शन है, जैसे यहाँ पे ऐसा एक फंक्शन लिखा हुआ है जो एक्स माइनस एक्स प्राइम का फंक्शन है, अगर आप उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे
तो वो बराबर होगा कि अगर आप उस नेगेटिव ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्राइम। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने यूज़ करते हुए कि क्योंकि डेल जो है वो तो अनप्राइम कोऑर्डिनेट्स के अंदर है, तो आर जो है वो आपके पास ऐसा फंक्शन है जो एक्स माइनस एक्स प्राइम या वाई माइनस वाई प्राइम का फंक्शन है। तो अगर आप उसको विद रिस्पेक्ट टू प्राइम कोऑर्डिनेट डिफरेंट अनप्राइम कोऑर्डिनेट डिफरेंशिएट करते हैं तो वो बराबर है कि आप नेगेटिव ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द प्राइम कोऑर्डिनेट्स। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है 9 पॉइंट में, आप इसे आप देख लीजिएगा। अब सिंपली एक्स कोऑर्डिनेट इन्होंने लेके लिया आर हैट को एक्स माइनस एक्स। अब यहाँ पे भी आर हैट की जगह आर ओवर द मैग्नीट्यूड जैसे यूनिट वेक्टर होता है वो आर ओवर द मैग्नीट्यूड हो जाएगा, आर वेक्टर ओवर द मैग्नीट्यूड एंड देन फिर उसका एक्स कंपोनेंट सिर्फ ले लिया एक्स माइनस एक्स बार ओवर आर क्यूब एंड फिर उसके बाद इसको आपने एक्स कंपोनेंट इन पर्टिकुलर इज़ दिस। तो अब आपने इस पर प्रोडक्ट रूल नंबर 5 अप्लाई कर लिया। नाउ फॉर स्टेडी करंट डाइवर्जेंस ऑफ जे इज़ ज़ीरो, डाइवर्जेंस ऑफ जे इज़ ज़ीरो है 5.31 में। फॉर स्टेडी करंट डाइवर्जेंस ऑफ जे जैसे स्टार्ट पे हमने देखा था ज़ीरो है, तो हमारे पास ये इक्वेशन इसके बराबर आ जाएगी एंड देयरफॉर द कंट्रीब्यूशन टू द इंटीग्रल 5.49 जो आपके पास 4.49 है, उसमें आपके पास अगर हम उसको इस तरीके से लिखें कि आप इसकी इंटीग्रेशन कर लें, ठीक है। अब आपने इंटीग्रेशन तो करनी ही थी, जैसे आपने यहाँ पे जब 5.50 को 5.49 में पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन होगी। तो जब आपने उसकी इंटीग्रेशन की ओवर डी टॉप तो इस पर आपने डाइवर्जेंस थ्योरम को यूज़ किया और यहाँ पे द रीज़न फॉर स्विचिंग फ्रॉम डेल टू डेल प्राइम वाज प्रेजेंट टू बिगिन विद दिस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स but what region we are integrating over? Well, it's the volume that appear in the Biot-Savart law 4.5 large enough that is to include all the current. You can take it bigger than that if you like. J is equal to 0 out everywhere, so it will add nothing. अब इसमें आपको ये बता रहे हैं कि आप अपने जो रीजन जिसके ऊपर आपने इंटीग्रेट करना है उसका बता रहे हैं कि बेसिकली आपने किस रीजन के ऊपर इसको इंटीग्रेट करना है, उस वॉल्यूम के ऊपर जो बायो-सावर्ट लॉ 5.45 में अपीयर हो रहा है, ठीक है। ठीक है, डी टॉ ये जो सिचुएशन में अपीयर हो रहा है इस रीजन के ऊपर आपने इसको ऑब्वियसली इंटीग्रेट करना है। तो अब आपके पास सर्विस लॉ लार्ज इनफ दैट इज टू इंक्लूड ऑल द करंट, मतलब इतना बड़ा हो कि उसके अंदर सारे करंट्स आ जाएंगे। यू कैन मेक इट बिगर, आप इसको ज़्यादा बिगर भी कर सकते हैं क्योंकि वो रीजन जिसके अंदर जे जो है वो ज़ीरो है तो वो वैसे भी उसके ऐड करने से कोई ख़ास फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो उसकी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, वो इंटीग्रल में कोई चीज़ भी ऐड नहीं करेगा। लेकिन उसके ऐड करने से हमें जो फ़ायदा वो ये है कि ऑन द बाउंड्री द करंट इज़ ज़ीरो, ऑल द करंट इज़ सेफली इनसाइड, मतलब हमारे पास सारे करंट उस बाउंड्री के अंदर होंगे एंड द सरफेस इंटीग्रल जो है वो उससे क्या हो जाएगा, सरफेस के ऊपर कोई करंट नहीं होगा तो सरफेस करंट जो है वो वैनिश कर जाएगा। अगर जे इटसेल्फ एक्सटेंड करो इन्फिनिटी तक एज इन द केस ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर द सरफेस इंटीग्रल इज स्टिल टिपिकली ज़ीरो दो द एनालिसिस कॉल्स फॉर ग्रेटर केयर। मतलब उस केस में अगर आपके पास इनफाइनाइट वायर जैसा केस है जिसमें आपके पास करंट इनफाइनाइट लेंथ तक फैला हुआ है, उस केस में भी इवन आपके पास इन्फिनिटी तक फैला हुआ है तब भी आपके पास इंटीग्रल जो है वो टिपिकली ज़ीरो हो जाता है। दैट्स व्हाट द एनालिसिस कॉल फॉर ग्रेटर केयर, मतलब बड़ा एहतियात से अगर आप उसे देखें तो उसमें केस में भी आपके पास जो है वो सरफेस इंटीग्रल ज़ीरो हो रहा होता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर्स लॉ है।